लेट मी चेक, अभी कंफर्म नहीं हुआ अपने को। लेट मी चेक, अभी तो आई गेस हम लाइव हैं एंड मैं ऑडिबल भी हूँ। तो एक बार दोबारा से वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम टू अन अकेडमी और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर जो है हम पिछले लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। फ्राइडे को हमने एंड किया था, फ्राइडे को हमने डिस्कस किया था कॉशी-रीमन इक्वेशंस के बारे में, और हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें और लिमिट के बारे में डिस्कस किया था। आज इन सबको कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद अगर डिफरेंशिएबिलिटी और कॉशी-रीमन इक्वेशंस को हम अच्छे से कर पाए तो सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे। एंड उसके बाद अगर टाइम ने अलाउ किया तो एनालिटिक फंक्शन डिस्कस करेंगे, जो इस वीडियो में कवर मैं करना चाहती हूँ। एंड फिर हार्मोनिक फंक्शन डिस्कस करेंगे। एनालिटिक फंक्शन तक तो मोस्ट प्रॉब्ली आज हम कर ही लेंगे, हार्मोनिक फंक्शन अगर आज नहीं तो कल करेंगे उसको डिस्कस। ठीक है, ये जो टॉपिक्स चल रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, एनालिटिक फंक्शंस, अपने आप में सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एंड एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस हैं, तो इनको बहुत सीरियसली करें। ठीक है, अब थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मेरी भी हो जाए। तो मेरा नाम है शिखा अग्रवाल है एंड इन केस आप न्यू हैं तो आपको पता होना चाहिए। एंड मैं एमएससी मैथमेटिक्स कर चुकी हूँ, एमएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स। एंड मैं मैथमेटिक्स, हाई मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए काफ़ी साल हो गए हैं, 5-6 साल हो गए हैं। जैम की तैयारी करना, नेट की तैयारी कराना, गेट की तैयारी, एनबीएचएम, टेफर, ये सारी तैयारी कराना। तो आप इतना ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ, कुछ एक्सपीरियंस है मैम को एंड बिल्कुल आपकी मैं मदद कर सकती हूँ मैथमेटिक्स से दोस्ती करने में और एक कला सीखने में, जिसे क्वेश्चन सॉल्विंग आर्ट कहते हैं। तो उसी पे अपन ज़्यादा काम करेंगे। मैं जो थ्योरी कराती हूँ इस हिसाब से कराती हूँ कि आप क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। क्वेश्चन के बेस पर ही मैं ज़्यादा अपना सिलेबस और अपना कोर्स स्ट्रक्चर बेस करती हूँ एंड हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। चलेगा? मेरे बारे में फ़िलहाल इतना जानना काफ़ी है। अब थोड़ी सी अनअकैडमी की इंट्रोडक्शन जो हमें एज ए रूल देनी होती है एंड देन वी मूव ऑन टू द लेक्चर। आज लेक्चर 10 मिनट्स लेट स्टार्ट हुआ है, उसके लिए सॉरी। ठीक है, लैपटॉप थोड़ा सा कर रहा है हेल्थ अपनी इम्प्रूव, पर थोड़ा सा मेरे को लगता है लैपटॉप की हेल्थ में कुछ इशू है, तो एज सुन एज इट रिकवर्स बिल्कुल सही चलेगा सब। अनअकैडमी एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है क्योंकि उस पर अपन लोग मिल पा रहे हैं, अपने जैसे अच्छे एजुकेटर्स और आपके जैसे अच्छे और सिंसियर स्टूडेंट्स। तो फिर बनता ही है इसके बारे में कुछ बात करना। अनअकैडमी पे 2 टाइप की क्लासेस जो है इन जनरल होती हैं, फ्री क्लासेस जिसे स्पेशल क्लासेस कहते हैं एंड पेड क्लासेस, जिसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। बेसिक सब्सक्रिप्शन, आप बेसिक पेमेंट देने से जो आपको मिलता है उसे कहते हैं पेड, प्लस वाला प्लस सब्सक्रिप्शन प्लस क्लासेस, एंड दूसरा एडवांस वाला लेने से आइकनिक सब्सक्रिप्शन जिसे कहते हैं, आइकनिक क्लासेस। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी डिटेल्स बताते हैं। अगर आप स्पेशल क्लास लेते हैं तो आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे कि उसमें बहुत इंटरैक्टिव होता है सेशन, आपको उसमें लाइव चैट मिलेगी, आपको अटेंड करने को मिलेगा लाइव क्लासेस एंड आपको अपने डाउट क्लियर करने का ऑप्शन मिलेगा, फ़ोटो शेयर करने का ऑप्शन मिलेगा, जैसे आप अपने डाउट्स की पिक्चर शेयर करके भेज सकते हो एंड सो ऑन। कैन रेज अ हैंड, गेट नोटिफाइड, गेट ऑटोमेटिकली जनरेटेड लेक्चर नोट्स एंड यू कैन वॉच इट एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। ये तो फ्री क्लासेस के जो थे बेनिफिट्स वो थे जो आपको सभी क्लासेस में मिलेंगे, पेड में भी मिलेंगे। पेड में एडिशनल क्या मिलते हैं, तो इनकेस आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इनर वाइट सर्कल में उसके 5 बेनिफिट्स लिखे हैं। पहला, आपको टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ने को मिलेगा। दूसरा, आपको लाइव क्लासेस अटेंड करने को मिलेंगी। तीसरी, बहुत सारे क्विज और टेस्ट दिए जाएंगे। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सभी चीज़ों का, आप एनी नंबर ऑफ टाइम उनको प्ले करके देख सकते हैं एंड वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे जिससे कि आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में बहुत मदद हो। ये सब प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इन केस आप लेते हैं आइकनिक सब्सक्रिप्शन तो 5 एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। 6th, आपको मिलेगी पर्सनल गाइडेंस, 1-to-1 गाइडेंस। 7th, आपको स्टडी प्लानर मिलेगा जिससे आप प्लान कर सकते हैं। 8th, स्टडी मटेरियल मिलेगा जिससे कि आपको ये वाली टेंशन ख़त्म हो जाए कि क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ने का है। 9th, आपको वर्कशॉप्स रेगुलरली ऑर्गेनाइज कराई जाएंगी टू कीप यू बूस्टेड। एंड 10th, टेस्ट एनालिसिस मिलेगी जो कि बहुत अच्छा फीचर है। यू विल गेट टू नो कि आपने टेस्ट में कौन से पार्ट्स अच्छे से करें, कौन से अच्छे से नहीं करें, एंड उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस उन टॉपिक्स को दे सकते हो जो आपने अच्छे से टाइम नहीं करें। सारे अच्छे बेनिफिट्स हैं, यू कैन गो फॉर एनी सब्सक्रिप्शन इफ़ यू वांट टू। एक और चीज़ है जो आपके काम आएगी इस दौरान, एक कोड इशिका 10। यू कैन यूज़ दिस कोड एंड गेट 10% डिस्काउंट।
ISHIKA मेरा नाम, एंड आगे लगा दीजिए 10, ये रेफरल कोड कहते हैं इसको। अगर कोई पेड सब्सक्रिप्शन या वर्कशॉप या किसी चीज़ के लिए भी आप जा रहे हैं तो वहाँ पे कोड यूज़ करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। वेरी गुड इवनिंग जिन लोगों ने अभी ज्वाइन कर लिया है। नुज़रत वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग दीप, कैसे हैं आप दोनों? हैप्पी टू सी यू अगेन, इवन आई एम हैप्पी टू सी यू दीप। ओके, 2-3 अनाउंसमेंट्स है, उसके बाद आपको बताऊंगी कि इनकेस आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो कैसे लेना होगा। वैसे तो मुझे मालूम है आप सब मैथमेटिकल साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं, आप मैथमेटिक्स में नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। पर बाई चांस कोई लाइफ साइंसेस का स्टूडेंट अगर यहाँ पर है तो उनको बता दिया जाए कि मैं मैथमेटिक्स में आपकी हेल्प करूँगी, मैथ्स के सारे सब्जेक्ट्स में। तो लाइफ साइंसेस के लिए आप एक नया दूसरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, आउटट्रेन बैच जिसका नाम है, एंड जो ये लोग करवा रहे हैं। एंड उसको भी परचेज़ करने के लिए आप ये सेम कोड यूज़ कर सकते हो, मेरे वाला इशिका 10, एंड आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। चलेगा? ऐसे ही एक रैपिड रिवीजन करके स्टार्ट हो रहा है पेपर 1 के लिए बैच। पेपर 1 आपको मालूम है अपन सबका जो नेट का एग्ज़ाम होता है 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, ABC। ए सेक्शन को पेपर 1 कह देते हैं। इसमें क्या आता है, इसमें ए सेक्शन में आता है रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जनरल क्वेश्चन, जनरल साइंस, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और बी और सी सेक्शन में आता है कोर मैथमेटिक्स, यानी कि अपने अलजेब्रा, रियल एनालिसिस और ये सारे सब्जेक्ट्स। तो मैं आपकी कोर में मदद करने वाली हूँ, एंड ए सेक्शन की मदद के लिए अगर आपको, तो आप दूसरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि ये सब रैपिड रिवीजन वाला, तो आप ये कर सकते हैं। बात फिर से सेम है, आप इस कोड को यूज़ कर सकते हैं इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए। दीप बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, बढ़िया है। आप सब बताएं, खाना वाना हो गया सबका? सब सही चल रहा है? बढ़िया, पढ़ाई सही चल रही है? अच्छा है, वेरी गुड मॉर्निंग काली, कैसे हैं आप? तो अब चलते हैं अपने इस बात पे कि सब्सक्रिप्शन अगर लेने की इच्छा है तो कैसे लेना है। आप अनअकैडमी के लर्नर्स ऐप को डाउनलोड करें या वेबसाइट पे विजिट करें, नेट अपनी जो भी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करें। आपको यहाँ पे फीचर्स लिखे आ रहे हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। यू कैन गो फॉर आइदर सिलेक्ट प्लस और सिलेक्ट आइकनिक। इस तरीके से पेमेंट ऑप्शन आएंगे आपके पास, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आपने 1 ईयर का सिलेक्ट करा तो आपको यहाँ पे एक गिफ्ट बॉक्स दिख रहा होगा जहाँ पे आप अगर रेफरल कोड डालेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कैसे? इशिका 10 यहाँ पे लिखने से यहाँ पे छोटू सा अप्लाई का बटन आ जाएगा, उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने से अपने आप प्राइस रिड्यूस हो जाएंगे 10% से, एंड देन क्लिक ऑन प्रोसीड टू पे। जैसे आप पे करेंगे, इनमें से कोई भी पेमेंट ऑप्शन से आपकी सक्सेसफुल पेमेंट के बाद आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे। बग्स बाउंटी एक फीचर है, अगर आपको लगे कि वीडियो में कुछ बहुत ही इनअप्रोप्रिएट बात डिस्कस करी गई है एंड आपने एजुकेटर को बता दिया गया पर उस बात को एड्रेस नहीं किया जा रहा है, तो यू कैन रिपोर्ट इट। इतनी पेशेंटली इंट्रोडक्शन सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। मुझे मालूम है सेम इंट्रोडक्शन रोज़ सुनना एक हिम्मत वाला काम है, आप सब बहुत हिम्मत वाले हैं, थैंक यू सो मच। अब क्लास स्टार्ट करते हैं, बस अपने एक आखिरी बात के साथ कि जो लोग नए हैं उनको बता दिया जाए कि अपना स्केड्यूल क्या रहता है। तो अपन एब्स्ट्रैक्ट, मेरे अभी फ़िलहाल 3 कोर्सेज हैं जो आप लोग के साथ चल रहे हैं लाइव। पहला है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का कोर्स जिसमें हम ग्रुप थ्योरी से स्टार्ट किए। ग्रुप थ्योरी के बाद कुछ नंबर थ्योरी से कर लेंगे, कुछ मैक्सिमम नंबर थ्योरी तो हमने ग्रुप थ्योरी करते करते कवर कर लिए, कुछ पार्ट नंबर थ्योरी का अपन ग्रुप थ्योरी के बाद करेंगे। उसके बाद अपन लेंगे रिंग थ्योरी एंड फिर फील्ड के भी टॉपिक्स कवर कर लेंगे। चलेगा? तो बहुत अच्छे से हमें करें, बहुत सारे क्वेश्चंस करें। तो जो लोग नहीं करें अटेंड, इसको ज़रूर करें। हर वेडनेसडे की क्लास होती है फिक्स्ड, 1 डे अ वीक फ्रीक्वेंसी। एक आधे दिन एक्स्ट्रा क्लास भी इसकी वीक में ज़रूर होती है, उसके बारे में आपको नोटिफाई कर दिया जाता है। वेडनेसडे को मैं बता दूंगी कि नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्लास कब होगी। इसकी क्लास कहाँ पे होती है? अनअकैडमी के लर्नर्स ऐप पर होती है। टाइमिंग रहती है 8 to 9 PM या इसके आधा घंटा ऊपर नीचे, ठीक है। दूसरा, ये कहाँ हो रही है? स्पेशल क्लास में, इनकी फ्री क्लास है। तो अगर किसी को लगता है कि पे करना पड़ेगा तो अभी तो फ़िलहाल नहीं करना पड़ रहा है, तो ज़रूर देख लें इसको। और मैं बहुत ज़्यादा क्वालिटी तरीके से क्वेश्चंस करा रही हूँ, तो ज़रूर देखें। दूसरा कोर्स है अपना लीनियर अलजेब्रा का, इसमें तो बहुत ज़्यादा तगड़े एफर्ट्स डाले जा रहे हैं एंड मेरे को लगता है जो लोग देख रहे हैं उनको पता लग रहा होगा कितना मज़ा आ रहा है कोर्स में, तो इसको तो आप ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें जो क्लास की जो डेज़ हैं वो है सैटरडे एंड संडे। हर सैटरडे को और हर संडे को क्लास होती है। वीकेंड बैच है, 2 days फिक्स्ड, टाइमिंग 9 to 10:15 PM, और इसी यूट्यूब चैनल पे क्लास होती है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। एंड तीसरा अपना है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, जो मंडे टू फ्राइडे चल रहा है, 5 days अ वीक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, इसी यूट्यूब चैनल पर। टाइमिंग फिक्स 9 to 10:15 PM। तो आज अपना मंडे है, वीक डे बैच स्टार्ट हो गया। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कोर्स चलेगा अपना 5 दिन तक। तो सब लोग अपने सीट की पेटी बांध लीजिए और तैयार हैं सब क्वेश्चन के लिए। आपको मालूम है क्वेश्चन से स्टार्ट करने की अपनी आदत है ना। तो
तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, देखते हैं कि आपको कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है नहीं। तो एक क्वेश्चन करते हैं, उसे स्टार्ट करते हैं, फिर चलेंगे कौशी ने क्वेश्चंस के ऊपर, एग्जाम्पल्स करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, यही काम है अपना, चलेगा। तो एफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन हम एक उठा के चल रहे हैं, इज अ continuous function such that f of z naught is equal to 0 for some। काली पूछ रहे हैं होमवर्क दिया था उसका क्या हुआ। होमवर्क तो हमने लीनियर अलजेब्रा का दिया था ना, तो उसको लीनियर अलजेब्रा की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फॉर सम z नॉट बिलोंगिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन a पार्ट, b पार्ट, c पार्ट, डी पार्ट। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पर ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपकी थ्योरी को चेक करने के लिए कितना बेसिक आप आंसर कर सकते हो नहीं। वेरी गुड इवनिंग निशी, वेरी गुड इवनिंग मनीषा। दीप कह रहे हैं आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, हमें अच्छे से समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है दीप। तो आई होप आप एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर करें और अच्छे नंबर से पास करें और आपकी बहुत अच्छी रैंक आए। हाँ, तो ऑप्शन है आपके, देन एफ जेड इज नॉन ज़ीरो फॉर सम open set O z naught, fz is non-zero throughout some neighborhood of z naught, fz is equal to 0 throughout सम नॉन ज़ीरो कर लेते हैं इसको, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से करें। एफ जेड इज इक्वल टू 0 थ्रू आउट सम नेबरहुड ऑफ जेड नॉट एंड एफ जेड इज इक्वल टू 0 फॉर सम open set U containing Z, ठीक है। ये बिलोंग्स टू का साइन आप समझते हो ना, तो इसको उल्टा बना दिए बस ये लिखने के लिए कि ओपन सेट ओ में Z नॉट है। करें क्वेश्चन को, देखते हैं कौन इस पे दिमाग लगा पाता है। सिंपल जैसा क्वेश्चन है, पर बेसिक दिमाग जो लगा पाए बस उससे हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन गिवन है, गिवन कंडीशन का ही कुछ इस्तेमाल करना है, आपको हिंट भी दे दिया, तो कुछ नहीं है, सिंपल जैसा है, बताएं। आप लोग की लाइव चैट गायब हो गई है, कहाँ गई भाई लाइव चैट? तो बताएं फिर। काली कह रहे हैं, काली को कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जगह लीनियर पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है ना काली। तो होमवर्क की बात करें, काली होमवर्क क्वेश्चन हो गया लीनियर अलजेब्रा का, अच्छे से कर लिया टाइम, अच्छी बात है, डिस्कस करेंगे वो आने वाले लेक्चर में। बताएं फिर क्या आंसर है इसका। दीप, निशी, मनीषा, काली, नुसरत, बताएं क्या आंसर है इसका। क्वेश्चन समझ में आया? समझाऊं क्वेश्चन? वेरी गुड इवनिंग मोहित असीम, कैसे हैं आप? क्वेश्चन क्लियर है जनता, या क्वेश्चन भी समझाऊं? क्वेश्चन कह रहे एक फंक्शन गिवन है जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड है, कॉन्टिन्यूअस है, दो बातें, और साथ में जो z नॉट कोई भी फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है उस पर जो फंक्शन की वैल्यू है नॉन जीरो है, यानी कि वो जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो उसके बाद एफ जेड कैसा होगा, आपकी बात बता रहे हैं कि एफ जेड नॉन जीरो होगा फॉर सम ओपन सेट कंटेनिंग जेड नॉट। वो कह रहे हैं कोई जेड नॉट का हमें एक ऐसा ओपन सेट मिल जाएगा जिसमें जेड नॉट बैठा होगा और उसके नेबरहुड में क्या होगा, मतलब सारे पॉइंट्स पर एफ जेड नॉन जीरो रहेगा। बी पार्ट कह रहा है एफ जेड इज नॉन जीरो थ्रू आउट सम नेबरहुड ऑफ जेड नॉट।
ठीक है, सी पार्ट कह रहा है एफ जेड जीरो होगा थ्रू आउट सम नेबरहुड ऑफ जेड नॉट, और डी पार्ट कह रहा है एफ जेड इज जीरो फॉर सम ओपन सेट यू कंटेनिंग जेड नॉट। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आ रहे हैं आपके। मैं भी बहुत अच्छी हूँ मोहन, अच्छा लगा कि आप अच्छे हो जानकर, आपने बहुत टाइम बाद ज्वाइन करा। तो काली का कहना है सी पार्ट, लेट्स गो विद दैट। एंड सूरज का कहना है वेरी गुड इवनिंग, बहुत ज़्यादा नमन सूरज। मंजू का कहना है ए पार्ट इज द आंसर, ए पार्ट के लिए 2 वोट्स हैं, मंजू और निश्ची। बाकी जनता बताए क्या आंसर है। चलें फिर करें डिस्कस। सो ए एंड बी पार्ट आर करेक्ट। एक्चुअल में ए और बी सिमिलर ही है। आपको नेबरहुड याद है क्या है, नेबरहुड तो नहीं भूले हो, नेबरहुड क्या होता है। बेसिकली ए पार्ट जो है वो भी नेबरहुड ही कहने का दूसरा तरीका है। तो हम अगर फिक्स नेबरहुड डिफाइन कर लें कि एप्सिलॉन नेबरहुड, तो एप्सिलॉन रेडियस की एक बॉल को जो कि जेड नॉट के आसपास बनाई जाए, जिसको हम ऐसा कह देते हैं ना, एप्सिलॉन रेडियस की एक बॉल जो कि जेड नॉट के आसपास बनाई जा रही है, इसको हम कह देते हैं जनरली नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। और ओपन सेट कंटेनिंग जेड नॉट का भी वही मतलब है, कोई भी ओपन सेट जो कि जेड नॉट को कंटेन कर ले उसे उसका नेबरहुड कहेंगे। और हम बेसिकली मान लेंगे कि वो बॉल, ये जो बॉल जिस भी ओपन सेट में प्रेजेंट होगी वो ओपन सेट ओ यहाँ पे हो जाएगा। तो ए और बी पार्ट सेम है और ये दोनों सही होंगे क्योंकि सेम है। सी और डी पार्ट सेम है और दोनों ही गलत हैं। ठीक है, एफ जेड जरूरी नहीं है कि जीरो हो थ्रू आउट सम नेबरहुड ऑफ जेड नॉट, ये बात कही जानी नहीं पॉसिबल। ए और बी पार्ट पक्का इम्प्लाई करते हैं। अभी बिल्कुल सिंपल आपकी कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन को चेक करें। मनीषा ने भी ए पार्ट आंसर दिया। जिन लोगों ने आंसर दिया वो बताएं कैसे आंसर दिया, रीजनिंग बताएं अपनी। कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन को यूज़ किया, वही तो मैंने आपको हिंट दिया था, बस वही यूज़ करनी थी। यहाँ पे आपकी बस कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन आपको आती है नहीं, एग्जामिनर सिर्फ इतना चेक करना चाह रहे थे। तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन बताएं क्या होती है। हम कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन कहती है कि अगर एफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एट सम पॉइंट जेड नॉट, इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज फॉर ऑल epsilon greater than 0 there exists some delta greater than 0 such that modulus of sz minus f of z naught is less than epsilon whenever z minus z naught का मॉडुलस इज लेस देन डेल्टा एंड ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो सारे पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए ऐसी बात ट्रू होगी क्योंकि f कॉन्टिन्यूस गिवन है ऑलरेडी। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। एक तो इन्फॉर्मेशन गिवन है, सेकेंड इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी कि f ऑफ जेड नॉट, f किसी पॉइंट जेड नॉट पे कैसा है, नॉन जीरो। तो f ऑफ जेड नॉट इज नॉन जीरो। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है। अब हमें बताना है कि जेड नॉट के किसी नेबरहुड में फंक्शन f कैसा बिहेव करेगा। ठीक है, अब जेड नॉट के नेबरहुड में फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, पक्की बात है, क्योंकि फंक्शन तो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अच्छी बात है। तो हम क्या इन्फर करेंगे इस डेफिनेशन में, टेक एप्सिलॉन, कुछ भी पॉजिटिव अपनी मर्जी से लेके देख लेते हैं। तो हम क्या लेके देख रहे हैं इसको, एफ ऑफ जेड नॉट बाई टू, मर्जी से ले लो। ठीक है ना, टेक एप्सिलॉन, ये कोई पॉजिटिव नंबर ही आएगा, एफ ऑफ जेड नॉट बाई टू हमने कोई पॉजिटिव नंबर ले लिया। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो उसको पॉजिटिव बना लेना मॉडुलस लगा के। तो हम क्या ले रहे हैं, कोई पॉजिटिव नंबर लेके चल रहे हैं, एफ ऑफ जेड नॉट बाई टू ले लो या फिर इसका मॉडुलस कर लो ताकि और पॉजिटिव हो जाए। ये हम एप्सिलॉन कुछ लेके चल रहे हैं ग्रेटर देन 0। ठीक है, देन हमें क्या दिखाना है कि एफ ऑफ जेड नॉट नॉन जीरो रहे अपने किसी नेबरहुड में, यही शो करना है। मैंने बोला ए और बी पार्ट्स ठीक है, इनके में शो करना है एफ ऑफ जेड नॉन जीरो रहेगा फॉर सम ओपन सेट है ना, अपने जेड नॉट के पूरे नेबरहुड में। तो कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करते हैं, लेट इफ पॉसिबल एफ जेड इज जीरो इन सम एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। ठीक है ना, मान लेते हैं कि ये क्या है, किसी एप्सिलॉन नेबरहुड में हमें क्या मिल जाएगा, जेड नॉट के एफ जेड इज जीरो फॉर ऑल एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस कंडीशन में एफ जेड की वैल्यू हम क्या पुट कर देते हैं, एप्सिलॉन नेबरहुड के पॉइंट्स हैं, इसमें 0 पुट कर देते हैं। तो पहली इक्वेशन से क्या आ जाएगा, एफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर z माइनस जेड नॉट इज लेस देन डेल्टा, ये कंडीशन थी। इसमें एफ जेड की वैल्यू अब 0 पुट कर दो, ये आ जाएगा 0 माइनस एफ ऑफ जेड नॉट, एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर दो जो हमने लेके चली है। वो क्या लेके चले हम, एफ जेड नॉट बाई टू। ठीक है, वेन एवर, ये वाली बात सेम एज इट इज कॉपी। दिस इम्प्लाइज माइनस ऑफ एफ जेड नॉट का मॉड करेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ एफ जेड नॉट, एक पॉजिटिव नंबर, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है।
बताना कभी ऐसा हो जाता है क्या? वेन एवर दिस, ये बताओ ये कभी पॉसिबल है? कोई पॉजिटिव नंबर कभी अपने हाफ से कम हो सकता है? ऐसी वैल्यू कभी लेता है क्या? कोई भी पॉजिटिव नंबर कभी अपने हाफ से कम होता है? जीरो तो हो सकता है, पर यहाँ तो ये कोई पॉजिटिव नंबर हम लेके चले, तो क्या कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है अपने हाफ से कम? कभी भी मतलब ही नहीं होता। जीरो भी नहीं हो सकता, अपने हाफ के बराबर हो सकता है जीरो के केस में भी, कम तो कभी भी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो सकता ना। तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि हमने जो एजम्पशन लेके चली थी वो सही नहीं है। हमने एज्यूम क्या करके चला था कि अगर पॉसिबल है तो मान लो एफ जीरो है सारे एप्सिलॉन नेबरहुड में, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि ऐसा तो हो नहीं सकता, हमने एक स्पेसिफिक एप्सिलॉन लेके दिखा दिया। कॉन्ट्राडिक्शन के लिए तो एक स्पेसिफिक केस ही काफी होता है ना, हमने एक एप्सिलॉन लेके दिखा दिया, देखो भाई इस एप्सिलॉन के लिए तो कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। यानी कि एफ जीरो मिल जाए हर एप्सिलॉन नेबरहुड में जरूरी नहीं है। तो ये वाली बात सी और डी तो पक्का गलत हो गई, एंड ए और बी सही होगी बाय कॉन्ट्राडिक्शन, और पता चल गया कि हमारी एजम्पशन गलत थी, इसका मतलब एफ नॉन जीरो होएगा कोई नेबरहुड में पक्का। सारे में नॉन जीरो का जरूरी नहीं है, पर कोई ना कोई नेबरहुड जरूर मिल जाएगा जिसमें एफ नॉन जीरो होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? बहुत इजी था, बस डेफिनेशन लगानी थी। पर कभी कभी ना इतने सिंपल क्वेश्चन में भी हम लैंग्वेज में घूम सकते हैं, तो इसलिए मैंने कहा करवाई देते हैं, लगे हाथ, क्या ही है इसे। चलेंगे? चले फिर आगे। हम आज का अपना काम वही है जो पिछली वीडियो जिस टॉपिक पे खत्म की थी, कॉची-रीमन इक्वेशंस। ये बहुत अच्छा तरीका है डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का। अभी हमने डिफरेंशियबिलिटी चेक करने की जनरल तरीका सीखा है ना। अब जनरल तरीके से क्या होता है? जनरल तरीके से इतनी मेहनत लगती है और इतना टाइम लगता है ना, पूरा लंबा मेथड करो, लिमिट निकालो, कभी कभी लिमिट निकालने में ज़्यादा मेहनत भी लग सकती है। तो क्या कोई और अच्छा तरीका नहीं है हम देखने का कि कब डिफरेंशिएबल है कब नहीं है डिफरेंशिएबल? बिल्कुल है। कॉची-रीमन इक्वेशंस बहुत ज़बरदस्त तरीका है। क्या तरीका है? कॉची-रीमन इक्वेशन से डिफरेंशियबिलिटी चेक करी जा सकती है, पर साथ में कुछ और कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी। तो पहले हम पढ़ते हैं डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज कॉची-रीमन इक्वेशंस, फिर इसका कन्वर्स पढ़ेंगे कब होल्ड करता है। ठीक है, तो कॉची-रीमन इक्वेशंस क्या पहले जल्दी से ये बता दो, आपको पिछली वीडियो में बताई थी, फिर इससे रिलेटेड एक थ्योरम पढ़ेंगे। बताओ कॉची-रीमन इक्वेशंस क्या होती हैं? तो अगर f कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन अपने को गिवन है, f ऑफ z इज इक्वल टू, ये क्या लिख दिया मैंने, z ऑफ z। दीप को भी समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो f ऑफ z इज इक्वल टू कुछ यू एक्स वाई प्लस आयोटा टाइम्स वी एक्स वाई। ये कैसे हो गया? z को अपन ने मान के चलिए x प्लस आयोटा वाई टाइप का कुछ, और इस तरीके का अपन ने कोई फंक्शन ले लिया। यहाँ तक तो ठीक है, सबको मालूम है हमने कोई फंक्शन लिया है। अब इसमें कॉची-रीमन इक्वेशंस क्या हो जाएंगी? देन कॉची-रीमन इक्वेशंस फॉर फंक्शन f क्या हो जाएंगे? वो होल्ड करती है नहीं, वो भी अब हम थ्योरम में पढ़ेंगे, पर कॉची-रीमन इक्वेशंस होती क्या है बस यही बता दो। क्या होती हैं बताओ? दो कॉची-रीमन इक्वेशंस होती हैं, दोनों में पार्शियल डेरिवेटिव यूज करता है। दो इक्वेशन होती है, पहली इक्वेशन कि जो u फंक्शन है उसका अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो बराबर आ जाएगा v फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। एंड दूसरी है कि अगर हम u का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो आ जाएगा नेगेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। और v और u जो थे वो एक्स वाई के फंक्शन थे, तो वो एज इट इज हमने लिख दिया यहाँ पे। बिल्कुल मनीषा, आपने सही बताया। बाकी किसी को याद नहीं है? आसान है। कॉची-रीमन इक्वेशंस पिछली वीडियो में यहाँ पे खत्म किया था, ये दो कॉची-रीमन इक्वेशंस है। अब एक थ्योरम पढ़ते हैं जिससे हम कॉची-रीमन इक्वेशंस को यूज कर पाएंगे। वो थ्योरम क्या है? अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट z0 पे डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं? डेफिनेशन से हमने निकालनी सीखी है, लिमिट निकाल पाए तो डिफरेंशिएबल है। तो अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट z0 पे डिफरेंशिएबल है, तो वो उस पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी सेटिस्फाई करता है, तो वो कॉची-रीमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो इफ f फ्रॉम c टू c, यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, इज डिफरेंशिएबल। अभी हम सिर्फ एक पॉइंट की बात करके चल रहे हैं, एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो तो सब जगह करेगा, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएबल एट z0 बिलोंगिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी एक पे भी डिफरेंशिएबल है तो वहाँ पे कॉची-रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। देन it satisfies Cauchy-Riemann equations at z0। ठीक है,
किताबी भाषा में भी दिखा देते हैं कैसी दिखाई देती है ये। तो ये वो किताब है ब्राउन चर्चिल सर की, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इन एप्लीकेशंस, जो मैंने आपको रेफर करने के लिए कहा है। इसमें दिखाते हैं थ्योरम नंबर 1 जो है अभी हम कर रहे हैं। तो अगर आप ये रही थ्योरम दिख रही है सबको, तो अगर अपने पास कोई फंक्शन है, इस तरीके का एफ जेड यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई एंड एफ डैश जेड एग्जिस्ट एट सम पॉइंट जेड नॉट, वही यानी कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है किसी पॉइंट जेड नॉट पे, देन द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ यू एंड वी मस्ट एग्जिस्ट, साथ में फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर जाने चाहिए, तब हम कह देंगे कि कॉची रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं। एंड साथ में हम डेरिवेटिव भी बता पाएंगे कि क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स, ठीक है। Then it satisfies Cauchy-Riemann equations at z naught provided first order partial derivatives of u and v exist ये थ्योरम है। साथ में इसके साथ एडिशनल बात है, थ्योरम इतनी सी है, एडिशनल बात है, अब क्योंकि एग्जिस्ट कर जाएगा तो निकाल भी लेते हैं। तो एफ डैश जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी यू ऑफ एक्स प्लस आयोटा वी टाइम्स एक्स, वेयर एफ जेड क्या फंक्शन था, यू एक्स वाई प्लस आयोटा टाइम्स वी एक्स वाई। थ्योरम समझ में आई? तो थ्योरम पे सिंपल बात कह रही है, इस पूरी थ्योरम को अगर लेमैन लैंग्वेज में कहा जाए तो ये थ्योरम क्या कह रही है, रीस्टेटमेंट इन क्या कहते हैं, देसी भाषा। काली थ्योरम को याद रखने के लिए हमेशा देसी भाषा में इसको कन्वर्ट कर लो। आपने पूछा इसलिए बता रही, वैसे मैं बताने वाली थी, पर जब मैं बताती हूँ ना अलग से यहाँ पे लिख लिया करो ऐसे अपने कोड वर्ड्स में कि देसी भाषा, इसको याद कैसे रखना है, ऐसे याद रखना है। देखो अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉची में इक्वेशन होल्ड करेंगे। अब इतनी सारी कहानी तो लिखनी याद नहीं रहती ना, तो कैसे याद रखना है, डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज कॉची रीमन इक्वेशंस, बस इतना ऐसे साइड पे लिख लो और इस बात को याद रखो। अब थोड़ी थोड़ी बात तो याद रह जाती है ना, जैसे हमें मालूम है बचपन में हमने पढ़ी थी, कौन से बचपन में, 11वीं 12वीं क्लास में, डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज क्वांटिटी, याद है बात। अब ऐसे कुछ कुछ बातें हम कुछ एग्जाम्पल से पढ़ते नहीं भूलती है, वैसे ही यहाँ पे याद कर लो, डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट जेड नॉट इम्प्लाइज कॉची रीमन इक्वेशंस होल्ड एट पॉइंट जेड नॉट। ये तरीका याद रखने का, ठीक है। अब इसके साथ और दूसरा तरीका क्या काली है ना, और बाकी सबके लिए भी, पहले तो थ्योरम पढ़ो, फिर थ्योरम को इस छोटी देसी भाषा में लिख लो, और फिर तुरंत ना उसके एक दो एग्जाम्पल खुद बना के कर लो। एक एग्जाम्पल तो मैं कराऊंगी एक दो, उसके बाद जब आप याद करोगे एक दो चुपचाप खुद बनाओ। एक बार आपने खुद से एग्जाम्पल सोचा और फिर उसको सॉल्व किया तो नहीं भूलेगी बात, ठीक है। ये तरीका है काली, इसको ट्राई करो, बनती है बात तो बताओ, ठीक है। सो हमने कहा डीसी कॉमिक्स से याद रहता है, डीसी कॉमिक्स क्या है, अच्छा डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज क्वांटिटी, या फिर डीसी कॉमिक्स से आपने कुछ वर्ड बना दिए, अच्छा है बढ़िया है। ऐसा भी कर सकते हैं आप, शॉर्ट फॉर्म्स बना सकते हैं या एक्रोनिम्स बना सकते हैं, जैसे कि सौरभ ने कुछ बताया। चलो अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, चले। एफ जेड इज इक्वल टू 5z² प्लस 3z। अच्छा पिछली बार हमने कुछ डिफरेंशिएबिलिटी की फॉर्मूला देखे थे क्या, नहीं देखे थे तो पहले डिफरेंशिएबिलिटी के फॉर्मूला बता देते हैं, फिर इस एग्जाम्पल पे चलेंगे। क्या मैंने डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ फॉर्मूला बताए थे जनरल से, जो हमने वैसे पढ़े हुए हैं। अच्छा डीसी कॉमिक्स कुछ बैटमैन वाला है, आई एम सो सॉरी, मेरी ये वाली जो जनरल नॉलेज है वो थोड़ी वीक है, मैं बैटमैन और एवेंजर्स वाला पार्ट नहीं देखा है, तो ये वाली बात तुम बोलोगी तो मैं नहीं समझूंगी, तो आपस में कुछ कर लो, है ना, मुझे नहीं मालूम है। अभी लाइट चाटे ना ही बात करो, अच्छा नहीं लगेगा मुझे। हाँ ये बताओ, डेरिवेटिव फॉर्मूला सबने कराए हैं, कुछ नहीं कराए तो करा देते हैं। बेसिक से जो आपने रियल के फंक्शन में पढ़े हुए हैं, तो डेरिवेटिव फॉर्मूला कुछ बेसिक से, जैसे कि अगर अपने पास कोई भी फंक्शन है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, इस टाइप का, किस टाइप का जी, कुछ z रेस पर n टाइप का पॉलिनॉमियल है, सिंपल पॉलिनॉमियल nth डिग्री का z रेस पर n, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बताओ जनता। तो f डैश z इज इक्वल टू n टाइम्स z रेस पर n माइनस 1 फॉर ऑल z बिलोंगिंग टू, क्या लेके चल रहे हैं अपन, कॉम्प्लेक्स नंबर,
और यहाँ पे अपन n क्या लेके चल रहे हैं, कुछ भी 1 से बड़ा नेचुरल नंबर। 1 भी हो सकता है वैसे, है ना, ठीक है ना, सही है यहाँ तक सब, याद है सबको ये वाली फॉर्मूला। चलो फिर इसके बारे में क्या कहना है, एक्सपोनेंशियल z हो तो डेरिवेटिव क्या आ जाता है, बताओ वापस, एक्सपोनेंशियल z फॉर ऑल z बिलोंगिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे चलें, अगर मैं कहूँ कि मैं दो फंक्शन कॉम्प्लेक्स वाले ऐड कर रही हूँ, अपनी मर्जी से डिफरेंशिएबल फंक्शन ऐड कर दिए, इनका डेरिवेटिव निकाल रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, सम का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, इंडिविजुअल का डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। साथ में अगर मैं कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर दूँ किसी फंक्शन के साथ, फिर उसका डेरिवेटिव लूँ, कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स स्केलर भी हो सकता है, कोई चक्कर नहीं है, तो क्या हो जाएगा कि बाहर आ जाएगा एज इट इज, और एफ डैश का अंदर डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। प्रोडक्ट रूल भी एज इट इज होल्ड करता है, एफ जेड जी जेड का होल डेरिवेटिव क्या होता है, प्रोडक्ट रूल याद है, हाँ ये ट्रिवियल बात है इसलिए मैंने बताई नहीं थी, पर चलो मैंने सोचा लगे हाथ बता देते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो ना कि कोई दिमाग से बात आपकी उतर जाए, तो बता देते हैं, ट्रिवियल बात है, सबको मालूम है, नहीं किसी को नहीं लग रही है तो बता दो, बताओ प्रोडक्ट रूल याद है सबको, क्या होता है, एफ डैश जेड जी ऑफ जेड प्लस जी डैश जेड एफ ऑफ जेड। ऑफ कोर्स ये उन्हीं पॉइंट्स पे हम बात करें जहाँ पे डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है इन सब फंक्शंस का। ऐसे अगर एफ जेड और जी जेड दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं तो उनका कोशेंट जो है उसको अपन डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, पर कैसे, प्रोवाइडेड, कैसे निकालते हैं, याद है क्या होता था, जी ऑफ जेड का स्क्वायर, यहाँ पर एफ डैश जेड जी जेड एज इट इज माइनस जी डैश जेड एफ जेड एज इट इज। पर यहाँ पे ध्यान रखने की बात क्या है कि जो नीचे वाला फंक्शन है वो किसी भी पॉइंट पर जीरो ना हो, ठीक है ना, जी ऑफ जेड इज नॉन जीरो फॉर ऑल जेड बिलोंगिंग टू जो भी डोमेन ऑफ डेफिनेशन है इस फंक्शन की, फिलहाल हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3, 4, 5, 6 इन वाले पॉइंट्स पे अपन ऑलरेडी लेके चल रहे हैं कि एफ और जी क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शंस है, ये बहुत ट्रिवियल बात है इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रही हूँ, है ना, इस पर टाइम क्या लगाना, वरना मैं इनको बहुत आराम से एक वीडियो में बता सकती थी एक एक एग्जाम्पल और लेते हुए इनका, पर मेरे को लगता नहीं ऐसा करना चाहिए। आपको अच्छे से याद है ना, 12th क्लास हमने इसलिए करी थी ताकि आज का दिन जो है हम वो बहुत आसानी से ऐसे बता सकें, 12th क्लास बैचलर्स मास्टर्स इसलिए करी आप लोगों ने, ताकि ये फॉर्मूले को आप ऐसे उड़ा सको कि ठीक है हम ये तो आती हैं, ठीक है, एंड के इज सम फिक्स्ड कांस्टेंट। चलेगा सब बढ़िया, तो ये तो आपको मालूम ही थे, पर चलो हमने फिर भी याद दिला दी, अच्छी बात होती है याद दिलाना। ऐसी कुछ और, साइन जेड का क्या हो जाता है, कॉस जेड, कॉस जेड का क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस साइन जेड होता है या नहीं होता है, करके देखें और बताएं क्या आता है, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ टेबल से डेरिवेटिव्स नहीं भूलते ना सौरभ, बिल्कुल अच्छी बात है, पर टेंशन मत लो, जैसे ही अपना ये डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक खत्म होगा हम क्या करेंगे, एक एक फंक्शन का क्या कहते हैं डिटेल स्टडी। तो एक दो वीडियो के बाद हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री फंक्शन करके वीडियो नाम आएगा, तो उसमें क्या करेंगे, एक एक करके एक एक फंक्शन उठाएंगे, पहले एक्सपोनेंशियल जेड उठाएंगे, उसके बारे में सारी बातें करेंगे, क्योंकि क्या है ना, हम आ रहे हैं जेड के वेरिएबल में, जेड के वेरिएबल में कुछ बातें बदल जाती हैं, जैसे कि सौरभ ने कहा कॉस जेड का जो है डिफरेंशिएशन करने में माइनस साइन जेड आ जाता है, क्या आप सब एग्री करते हैं, तो आपका होमवर्क है इसको सोच कर आना, ऐसा तो नहीं होता है, होमवर्क नहीं क्लास वर्क भी ले सकते हैं, तुरंत कर लें सब और बताएं, और फिर हम इसे डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में, पता लगेगा आपको ऐसा होता है या नहीं होता है, कुछ तो डिफरेंट होगा तभी पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो अब इस एग्जाम्पल पे गौर फरमाते हैं। तो एफ जेड क्या है अपना, हमने यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल ले लिया प्यारा सा, इसका डेरिवेटिव क्या आता है हमें मालूम है क्या आ जाता है, तो इट इज़ डिफरेंशिएबल, पहले तो देखते हैं इसका डेरिवेटिव क्या आ जाता है, हमें मालूम है क्या आ जाता है, एफ डैश जेड इज इक्वल टू 10 टाइम्स जेड प्लस 3,
और ये डेरिवेटिव कहाँ एग्जिस्ट कर जाएगा, हमें मालूम है दिस इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल जेड, तो ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ऐसा डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाएगा, तो सारे पॉइंट्स पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाता है ना, चलेगा। अभी हमने डायरेक्टली बताया, कैसे बताया हमें याद था, फॉर्मूला से। दूसरा तरीका क्या है, डेफिनेशन से, और तीसरा तरीका है कॉची रीमन इक्वेशन से। तो अब डेफिनेशन से भी कर लेते हैं जरा। डेफिनेशन क्या कहती है, एफ डैश जेड तब एग्जिस्ट करेगा जब ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। कौन सी लिमिट, लिमिट अभी हमें निकालना है एफ डैश जेड। हम जेड किसी सी को लेके चल सकते हैं, किसी जेड नॉट को, तो लिमिट जेड अप्रोचेस टू सी, तो एफ डैश जेड एट जेड इज इक्वल टू सी इज लिमिट जेड अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ सी अपॉन जेड माइनस सी। इसको एफ डैश सी भी कह सकते थे फॉर सम सी बिलोंगिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ज़्यादा सुंदर नहीं लिखा गया ना, कोई बात नहीं, हो जाता है। सी आपको अच्छा नहीं लग रहा तो जेड नॉट भी नाम दे सकते हो आप, है ना, ताकि आपको लगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, पर कॉम्प्लेक्स नंबर ही है सी, तो टेंशन मत लेना। तो लिमिट जेड टेंडिंग टू सी, एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है, एफ 5z स्क्वायर प्लस 3z माइनस एफ ऑफ सी, वो क्या है, माइनस 5c स्क्वायर माइनस 3c अपॉन z माइनस सी। अब आपको क्या करना है, लिमिट फाइंड करनी है। लिमिट फाइंड करो, बताओ क्या आएगा। आपको मालूम है 10z प्लस 3 आंसर आना चाहिए, तो लिमिट फाइंड करो, एफ जेड माइनस एफ सी अपॉन जेड माइनस सी, जेड अप्रोचेस सी। करिए लिमिट फाइंड, कैसे करना है। अब देखो अगर आप डायरेक्टली लिमिट ऊपर लगाओगे तो क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर पुट करोगे, एफ सी स्क्वायर कट जाएगा नीचे, जेड की जगह सी पुट करोगे, 0/0 फॉर्म आ जाएगी। तो ऐसे तो लिमिट 0/0 फॉर्म क्या हो जाती है, इनडिटर्मिनेट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी तरीके से ऊपर नीचे से आप जेड और सी कॉमन लेके, जेड माइनस सी कॉमन लेके काट पाओ। आपको दिख ही रहा होगा, बहुत सिंपल से इधर उधर करने के काम है। लिमिट z टेंड्स टू c 5z स्क्वायर, 5 कॉमन ले लो, z स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऐसे ही 3 कॉमन ले लो, z माइनस सी अपॉन z माइनस सी। अब क्या कर दो, z स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को आप कैसे फैक्टर कर सकते हो, बेसिक आइडेंटिटीज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट z टेंड्स टू c 5 टाइम्स z माइनस सी z प्लस सी प्लस 3 टाइम्स z माइनस सी। अब इसको नीचे अलग अलग कर दो, z माइनस सी, z माइनस सी, इस पूरे पे लिमिट लगी हुई है, लिमिट z अप्रोचेस सी। अब देखो, अब आराम से कैंसिल हो जाएगी, ये भी z माइनस सी कैंसिल हो गया। अब 0/0 फॉर्म से नहीं रही, अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं रही, अब हम लिमिट आराम से एक्सपैंड कर पाएंगे। ये आ जाएगा लिमिट z टेंड्स टू c 5 ऑफ z प्लस सी प्लस 3, कर लो, z टेंड्स टू c पे क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2c प्लस 3, दैट इज 10c प्लस 3। यही आना चाहिए था अपना डेरिवेटिव। तो c पे अपना डेरिवेटिव आएगा 10c प्लस 3, यानी कि z पे क्या आ जाएगा, 10z प्लस 3, बिल्कुल सही तो है, सही है, यही डेरिवेटिव आ गया अपना। तो हमने डेरिवेटिव निकाल लिया किसी पॉइंट c पर, ऐसे ही सभी z पे कॉम्प्लेक्स नंबर पे ऐसा डेरिवेटिव आ जाएगा, वेरीफाई हो गया। तो एक हमने मेथड दिया डायरेक्टली फॉर्मूला से, ठीक है जी। दूसरा हमने किया डिफरेंशिएबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन से। आप देखना, डिफरेंशिएबिलिटी निकालने के मैं आपको इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कोर्स जब खत्म होगा तब तक आप कम से कम 5 से 10 तरीके सीख जाएंगे। हाँ जी, 5 से 10। तो पेपर में जो याद आ जाए वो लगा दो, जो आसान लगे। कभी कभी पेपर कोई स्पेशल तरीके से आपको कुछ आ रहा होता है कि आप सोचो, तो वो लगाना है। तो याद रखना, नोट करते जाओ इनको, कम से कम 5-10 तरीके हो जाएंगे, 5 से तो ज़्यादा ही होंगे, बहुत 10 के पास लगा के चलो। इंटीग्रेशन से, कभी किसी चीज़ से, कभी किसी चीज़ से, कॉशी-गुरसेट थ्योरम से, दुनिया जान के 10 लगभग पहुंचेंगे, याद रखना 10 गिनती में आएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला से या डिफरेंशिएबिलिटी से। तीसरा तरीका अभी हम इसी क्वेश्चन के लिए करते हैं, बाय कॉशी रीमन इक्वेशंस, ठीक है। और कब कौन सा आसान होगा ये तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करेगी बात, सही है, अच्छी बात है। तो अब कॉशी रीमन इक्वेशन की हेल्प से सेम क्वेश्चन करते हैं। अब कॉशी रीमन इक्वेशन की हेल्प से क्या होता है, कॉशी रीमन इक्वेशंस वाली जो हमने थ्योरम पढ़ी वो थ्योरम लगानी है। तो थ्योरम क्या कहती है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकाल सकते हैं हम। अगर डिफरेंशिएबल है, हमें ऑलरेडी पता है
कॉची रीमन इक्वेशन से हम डिफरेंशियबिलिटी चेक नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, लाल बटन बना लीजिए वार्निंग वाला या फिर बत्ती जला लीजिए कि कॉची रीमन इक्वेशन से अभी हम डिफरेंशियबिलिटी चेक नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है हमें पता लग गया तो कॉची रीमन इक्वेशन लगा के डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। अब हमें मालूम है पॉलिनॉमियल फंक्शन है, जबरदस्त डिफरेंशिएबल फंक्शन है, दो तरीके से हमने इसका डेरिवेटिव निकाल भी लिया। हमें मालूम है डिफरेंशिएबल, देयरफॉर इट सैटिस्फाइज कॉची रीमन इक्वेशन, और कॉची रीमन इक्वेशन से हम बस इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। चलेगा? वापस एक बार थ्योरम पढ़ लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि इसका कन्वर्स हम पढ़ने वाले हैं। कन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं होता, कन्वर्स ट्रू होता है कब, वो एक नई थ्योरम बनेगी। अब ध्यान दीजिए, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा कॉची रीमन इक्वेशंस, है ना। कौन सी इक्वेशंस, वही तो दो कॉची रीमन इक्वेशंस हमें पता चली हैं, और फिर उसका डेरिवेटिव ऐसा आ जाएगा इस तरीके से। आगे बात खत्म, समझ? कौन सी दो इक्वेशंस, एक तो जी ये वाली यू एक्स इक्वल टू वी वाई, एक ये वाली। तो रिवाइज करा दिए गए, अब इसको लगाते हैं। अपना क्वेश्चन क्या लेके चले अपन, 5z² प्लस 3z। तो 5z² प्लस 3z। सबसे पहला काम क्या है आपको, हमें कॉची रीमन इक्वेशंस लगाने के लिए अपने गिवन फंक्शन को x और y के टर्म्स में लाना है। तो क्या करना है, z की वैल्यू को चुपचाप पुट कर दो, x प्लस आयटा y, और सारा फंक्शन x और y में लेकर आओ। जल्दी बताओ x और y के टर्म्स में f z क्या आ रहा है, तो fz आ जाएगा। मैम करो सभी लोग, मैं भी करी हूँ यहाँ पे। आपको यहाँ पे नहीं देखना है, आपको जल्दी से करके बताना है क्या आंसर आ रहा है, लाइव चैट में लिख देना तुरंत। तो 5 इंटू एक्स प्लस आयटा वाई का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स एक्स प्लस आयोटा वाई, क्या हो जाएगा ये, 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आयटा वाई स्क्वायर दैट इज आयटा स्क्वायर वाई स्क्वायर दैट इज माइनस वाई स्क्वायर। पर चलो एक स्टेप और लिख देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, प्लस 3 टाइम्स एक्स प्लस आयोटा टाइम्स 3 टाइम्स वाई। आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5 वाई स्क्वायर प्लस 3x, ये हो गया बिना आयोटा वाला पार्ट, आयोटा वाला इकट्ठे कर लो, वो आ जाएगा 10 आयोटा एक्स वाई। अच्छा आयोटा तो हमने बाहर ले लिया ऑलरेडी कॉमन, 10 xy और साथ में 3y। ठीक है, सब सही निकाली, यही कैलकुलेशन आई आप सबकी। तो 5x² माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 10xy, यहाँ पे आ गया अकेला 3y, 3x कॉमन। चलेगा, सब ठीक है यहाँ तक। तो अभी जो पार्ट आ गया बिना आयोटा वाला, इसको हम कह देंगे फंक्शन u, और इसको अपन कह देंगे फंक्शन v। दोनों x और y वेरिएबल में फंक्शन आ गए अपने पास। अब हमें कॉची रीमन इक्वेशन निकालने के लिए एक और चीज़ देखनी होती है कि u और v के पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। अरे u और v तो मैम पॉलिनॉमियल फंक्शन है, ज़बरदस्त, इसके तो सारे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव भी करेंगे। अच्छा है, तो आप क्या कैसे निकालेंगे, अब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा मैम f डैश z इज इक्वल टू u ऑफ x प्लस आयोटा टाइम्स v ऑफ x, यानी कि u का x निकाल लो और v का x निकाल लो, है ना, और ये आ जाएगा डेरिवेटिव। अब इससे पहले कि हम ये निकालें एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, अभी क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ा है और थ्योरम में लिखा था अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉची रीमन इक्वेशंस होल्ड कर जाती हैं। तो लगे हाथ चेक कर लेते हैं कॉची रीमन इक्वेशन होल्ड करी है, नहीं कर रही है, इस बहाने अपना ux और vy भी निकल जाएगा और उसको हम इसमें पुट कर देंगे। चलो कर लेते हैं, है ना, u और v तो निकाल ही लिया है, तो अब कॉची रीमन इक्वेशन चेक कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, ux की वैल्यू चाहिए होगी, uy की चाहिए होगी, vx की चाहिए होगी और vy की चाहिए होगी। चलो निकालें, u के अपने पास गिवन है 5x² माइनस 5y², इसको जरा x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आएगा, y के रिस्पेक्ट वाली चीज़ तो देखने की नहीं है, तो वो आ जाएगा 10x प्लस 3, यही आ गया x के रिस्पेक्ट में, ये चीज़ तो 0 हो जाएगी। y के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, अब x वाला नहीं देखना है, ये आ जाएगा -10 टाइम्स y। ठीक है, अब vx निकालते हैं, v अपना ये रहा 10xy प्लस 3y, इसको x के रिस्पेक्ट में करोगे तो जो y वाली चीज़ है उनको कांस्टेंट मान के चलना है ना। तो अपना vx आ गया है पूरा का पूरा ये, तो इसका डेरिवेटिव करो, y अपने को कांस्टेंट मान के चलना है, तो 10y इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 3y, वो तो कांस्टेंट ही है, 0 हो गया। y के रिस्पेक्ट में करो, अब x को कांस्टेंट मान के चलना है, तो 10xy प्लस 3। ठीक है, कॉची रीमन इक्वेशंस क्या कहती हैं, ux आना चाहिए vy के बराबर, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ बिल्कुल बिंदास बराबर है। और दूसरी इक्वेशन क्या कहती है,
यू वाई आना चाहिए माइनस वी एक्स के बराबर। हाँ जी, तो 10y है, माइनस 10y, बिल्कुल सही बात है। कौशिक ने इक्वेशन होल्ड करी है, बिंदास, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसलिए कौशिक ने इक्वेशन होल्ड भी करनी है। बात भी हमने वेरीफाई कर ली। अब जल्दी से डेरिवेटिव बता दो। डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यू एक्स प्लस आइटा टाइम्स वी एक्स। यू एक्स क्या आया था, यू एक्स आ गया था मैम 10x प्लस 3 प्लस आइटा टाइम्स वी एक्स। वी एक्स क्या आ गया था, वी एक्स आ गया था 10y, तो आइटा टाइम्स 10y। आप कहोगे मैम ये तो आंसर एक्स वाई में आ गया, हमें तो जेड में चाहिए, तो कर दो ना पूरा। जेड की वैल्यू क्या थी, एक्स प्लस आइटा वाई, तो वापस इसको ले आओ उसके टर्म्स में। बिल्कुल आप सब सही आंसर दे रहे हैं, मंजू, दिव्या कुमारी, सबके आंसर सही हैं। तो इसको ले आओ वापस जेड के टर्म्स में। 10x प्लस 10 आयोटा वाई प्लस 3। 10 पहले में से कुछ कॉमन जैसा लग रहा है, तो ये हो जाएगा 10 कॉमन ले लो, अंदर बच गया x प्लस आयोटा वाई प्लस 3, दैट इज 10z प्लस 3। क्या यही डेरिवेटिव नहीं आया था आपका? हाँ मैम, यही तो डेरिवेटिव आया था। तो फिर कौशी में इक्वेशंस वाला मेथड यूज करके भी सेम आ गया, थ्योरम से दोबारा से सेम डेरिवेटिव आ गया। दिस इज द थर्ड वे ऑफ कैलकुलेटिंग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं जबरदस्त वाला। मॉडुलस जेड या मॉडुलस जेड स्क्वायर देख लेते हैं। बताओ ये कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएबल होता है। अब आपको क्या करना है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी दोबारा डेफिनेशन से चेक करो, ठीक है, एंड इसकी डिफरेंशिएबिलिटी दोबारा से चेक करो फिर अपना फॉर्मूला से। तब सब हो जाए तो फिर कॉशी-रीमान इक्वेशंस पे आ जाना। अब पहले क्या करो, सबसे पहले इसको कॉशी-रीमान इक्वेशन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं यू और वाई की फॉर्म में, एक्स और वाई की फॉर्म में। तो पूरा फंक्शन एक्स वाई में ले आओ, तो कैसे लाएंगे, जेड की जगह पुट कर दो एक्स प्लस आइटा वाई। काली आप ध्यान से बातें नहीं सुन रहे हो आजकल। मैंने कहा था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस खत्म होते तक 10 तरीके नोट कर लेना। अभी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस खत्म थोड़ी हुई, अभी तो बहुत सारे लेक्चर्स बाकी हैं, कम से कम 30 लेक्चर्स और होंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। तो बाय द एंड ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नोट कर लेना 10 तरीके होंगे। आज अपन 3 ही सीखने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल दिव्या आपने सही कहा, ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर 0 पे डिफरेंशियल होता है, बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे नहीं होता है। तो आप इस पे जब लिमिट निकालने की कोशिश करोगे तो आप एक्स साइड से और वाई साइड से निकालोगे तो बराबर ही नहीं आएगी लिमिट, है ना। तो आप लिमिट वाली डेफिनेशन से करना, बिल्कुल सिंपल, जब एक्स और वाई से निकाल के करा वैसे करना, आपको पता लग जाएगा। हम इस बात को वेरीफाई करते हैं कॉशी-रीमान इक्वेशन वाली थ्योरम की हेल्प से कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है 0 पर तो उसकी लिमिट 0 पे मिल जाएगी, उसकी क्या कहते हैं, हमें डेरिवेटिव 0 पे मिल जाएगा इसकी हेल्प से। तो इसको एक्सपैंड करते हैं, क्या आ जाएगा, ये मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो इसमें आयोटा वाला तो कोई पार्ट ही नहीं आया, तो आयोटा के साथ 0 मान लो। ये फंक्शन अपना u फंक्शन आ गया और अकेला जो 0 है वो v फंक्शन आ गया। तो u की वैल्यू आ गई अपनी, या फिर u ऑफ x, y कह लो, u भी कह लो, कोई हर्ज नहीं है। क्या वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और v के आ गया अपने पास कांस्टेंट फंक्शन 0। अब कॉशी-रीमान इक्वेशंस वेरीफाई कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ पे होल्ड कर रही हैं ज़रा। तो कॉशी-रीमान इक्वेशंस वेरीफाई करेंगे तो देखते हैं, पहले यू एक्स निकालो और यू वाई निकालो, क्या आएगा, यू एक्स के रिस्पेक्ट में आ जाएगा ट्वाइस एक्स, वाई के रिस्पेक्ट में ट्वाइस वाई। पार्शियल डेरिवेटिव सबको आता है ना, कोई दिक्कत नहीं, याद है सबको। v का निकालो, v विद रिस्पेक्ट टू x, कॉन्स्टेंट ही है तो जिस मर्जी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते जाओ 0 ही आता जाएगा। अब देखो हमें चेक करना है कि कॉशी-रीमान इक्वेशंस होल्ड कर जाएं। कॉशी-रीमान इक्वेशन कब होल्ड करिए, कॉशी-रीमान इक्वेशन का मतलब क्या है कि यू एक्स और वी वाई बराबर हो जाए। अब यू एक्स बराबर वी वाई जैसे ही हम करने की कोशिश करेंगे, यानी कि 2x बराबर 0 होना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू 0 आ गई। जब x 0 हो तभी ऐसा पॉसिबल है। दूसरी कॉशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कराते हैं, तो एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या कहती है, दूसरी कहती है जी यू वाई बराबर माइनस वी एक्स आना चाहिए, ठीक है, आना चाहिए। यू वाई के अपना यहाँ पर ट्वाइस वाई, ये माइनस वी एक्स के यानी कि 0 के बराबर आना चाहिए, यानी कि y भी 0 होना चाहिए। यानी कि कॉशी-रीमान इक्वेशन सिर्फ तभी होल्ड कर रही हैं जब x और y दोनों के दोनों 0 हैं। तो यानी कि जब x और y दोनों 0 होंगे तभी कॉशी-रीमान इक्वेशंस होल्ड करिए, तभी उसका डेरिवेटिव हम निकाल पाएंगे। और डेरिवेटिव क्या आ जाएगा फिर,
तो डेरिवेटिव आप लोगों को मालूम ही है, डेरिवेटिव क्या आ जाता है, डेरिवेटिव सिर्फ तब एग्जिस्ट करे जब x और y 0 है। डेरिवेटिव इज यू एक्स प्लस आयोटा टाइम्स वी एक्स दैट इज ट्वाइस एक्स प्लस आयोटा टाइम्स 0, x भी यहाँ पे 0 है तो डेरिवेटिव आ जाएगा 0। ठीक है, आपको अब किताब के दर्शन कराते हैं। हमने थ्योरम पढ़ी, ये एक और एग्जाम्पल है, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्वेश्चन होल्ड करती है नहीं ऐसी मॉडुलस जेड स्क्वायर, इस पे अपने देखा और फिर हमने देखा कि डेरिवेटिव सिर्फ एग्जिस्ट करता है जब क्या, जब पॉइंट 0 और किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इसी बात को जो हमने प्रूव किया। अब नेक्स्ट काम पे चलते हैं, सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। इस पे चलने से पहले एनालिटिक फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, फिर सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे और फिर अपना आज का काम खत्म करेंगे। ठीक है, तो एनालिटिक फंक्शन क्या होता है? कोई बताना चाहेगा एनालिटिक फंक्शंस क्या होते हैं? एक बार डेफिनेशन करो, फिर एक क्वेश्चन करेंगे, फिर सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी पे चलेंगे। आने दो फिर, क्या कहना है आप लोग का? एनालिटिक फंक्शन किसको कहते हैं? कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन पहले लेते हैं, बाकी डेफिनेशन आप कंप्लीट करो। तो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन f इज said to be analytic at a point z0 if it is differentiable at all points in some neighborhood of z0। यानी कि अगर z0 पर डिफरेंशिएबल है तो उसके नेबरहुड के सभी पॉइंट्स पे अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए तो हम उसे एनालिटिक कह देते हैं। ये तो हमने एनालिटिसिटी डिफाइन करी एक पॉइंट पर कि फंक्शन को हम कब कहेंगे एनालिटिक, जब वो z0 के साथ साथ उस पॉइंट के क्या कहते हैं, उस जो z0 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है उसके साथ साथ उसके पूरे नेबरहुड पे डिफरेंशियल हो रहे हैं तो हम उसे एनालिटिक कह देंगे। दिस इज एनालिटिसिटी एट अ पॉइंट। ऐसी एनालिटिसिटी एट अ सेट डिफाइन कर सकते हैं। तो f फ्रॉम c टू c is said to be analytic at an open set, S नाम देते हैं मान लो, है ना, which is subset of complex number if it is differentiable at all points in some neighborhood of z0 for all z0 coming from our set S। यानी कि S के सभी पॉइंट्स के सभी नेबरहुड्स पे अगर वो डिफरेंशिएबल हो जाए। तो आपने देखा एनालिटिसिटी कुछ बड़ी बात नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, बस नेबरहुड के सभी पॉइंट्स पे करती जानी है। तो दिस इज कॉल्ड एनालिटिसिटी एट एन ओपन सेट। पहले हमने एनालिटिसिटी चेक करी एक पॉइंट की, वो ऐसे कर सकते हैं। ओपन सेट की कैसे कर सकते हैं? बस उसको एक्सटेंड कर दो, हर ओपन सेट के हर पॉइंट पे चेक कर लो तो फिर आ जाएगी एनालिटिसिटी एट एन ओपन सेट। अभी कोई रैंडम सेट, मैम अब आप बोलो मैम अगर हमें ओपन सेट ना लेना हो, कोई और रैंडम सेट लेना हो जो ओपन ना हो, तो उस केस में कैसे करते हैं? दिव्या कुमारी ने कहा मैम फंक्शन जहाँ कॉम्प्लेक्स पर डिफरेंशिएबल हो जाए उसे हम कहते हैं। आपकी डेफिनेशन पूरी तरीके से सही नहीं है पर हाँ सही है। एनालिटिसिटी आपने एट अ सेट कह दी तो ठीक है, बिल्कुल डिफरेंशिएबल ओवर कॉम्प्लेक्स प्लेन। सूरज आपने भी एक पर्टिकुलर केस एंटायर फंक्शन डिफाइन कर दिया पर ठीक है, गलत नहीं है, आपने बस एक एग्जाम्पल ले दिया, बढ़िया। तो थर्ड पॉइंट है एनालिटिसिटी एट एनी सेट। अब वो ओपन सेट ना भी हो तो भी चलेगा। तो f फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी एनालिटिक एट, अब क्या करें, किसी भी सेट पे, ओपन ना भी हो तो भी चलेगा, एट एनी सेट S which is subset of complex numbers if it is analytic
at all points in some open set, कोई ऐसा सेट जो S को कंटेन कर रहा हो, ओपन हो, ओपन सेट कंटेनिंग S, यानी कि हमें कोई बड़ा सेट मिल जाए, S से बड़ा कोई ओपन सेट मिल जाए, अगर उसके हर पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक है तो हम कह देंगे कि हाँ S सेट पे एनालिटिक है, दिस इज एनालिटिसिटी एट एनी सेट। तो हमने एनालिटिसिटी 3 चीज़ों पे डिफाइन करी, एक तो एक पॉइंट पर, फिर उसकी हेल्प से एनालिटिसिटी एट एन ओपन सेट, एंड देन ओपन सेट वाले की हेल्प से एट एनी सेट। आपने देखा डिपेंड करी है, ओपन सेट पे एनालिटिसिटी डिपेंड करती है पॉइंट पे एनालिटिसिटी पे, एंड किसी भी सेट पे एनालिटिसिटी जो है वो डिपेंड करती है एट एनालिटिसिटी ऑफ एन ओपन सेट। ठीक है, तो आपस में इंटरडिपेंडेंट है। सेकंड डेफिनेशन डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट डेफिनेशन एंड थर्ड डेफिनेशन डिपेंड्स अपॉन सेकंड डेफिनेशन। क्या तीनों डेफिनेशन समझ में आ गई? एनालिटिक फंक्शन किसे कहते हैं? अब इसके बाद एनालिटिक फंक्शन का एक जबरदस्त एग्जांपल है एंटायर फंक्शन। पहले एग्जांपल ही देख लेते हैं एनालिटिक फंक्शन का। एग्जांपल f of z is equal to z cube plus 1। बताओ ये कैसा फंक्शन है, एनालिटिक है या नहीं है? तो मैं बोल रही हूँ एट z नॉट इज इक्वल टू, 3 पार्ट्स बनाते हैं, पहले एक सेट पे बात करते हैं ना, एट z नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इसकी बात करते हैं, ठीक है। फिर इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं एट s इज इक्वल टू कोई ओपन सेट ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ओपन सेट ले लेते हैं हम, कौन सा ओपन सेट लेके चलें? एक ओपन बॉल ले लेते हैं जिसका रेडियस 1 है। एक मिनट रुको, इसको ऐसे लिख लेते हैं ना, ओपन सेट ले लेते हैं अपन, S इज एक ओपन सर्कल ले लेते हैं, तो S इज ऑल दोज पॉइंट्स सच दैट मॉड ऑफ Z इज लेस देन 1। इसका मतलब क्या है, ये जो ओपन यूनिट रेडियस का सर्कल है उसके अंदर के सारे पॉइंट्स को हमने क्या लिया S। ये कोई ओपन सेट पे डिफरेंशियबिलिटी की बात कर लेते हैं। और थर्ड ले लेते हैं हम कोई रैंडम सेट एट S इज इक्वल टू Z such that Z raised per n is equal to 1 for some n belonging to natural number। बेसिकली सेट में क्या आ रहा है, इसमें सारे nth रूट्स ऑफ यूनिटी आ रहे हैं। इस सेट में फर्स्ट रूट ऑफ यूनिटी है, सेकंड रूट ऑफ यूनिटी है, थर्ड रूट ऑफ यूनिटी है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, एंड कैसे करते करते सारे रूट ऑफ यूनिटी है, समझ रहे हो। तो ये इन्फिनाइट सेट है पर ये ओपन सेट नहीं है। तो हमने 3 केसेस बना लिए डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है, ताकि आपको तीनों डेफिनेशन एक एग्जांपल में क्लियर हो जाए। तो दिस इज एनालिटिसिटी एट अ पॉइंट, दिस इज एनालिटिसिटी एट एन ओपन सेट, ये तीनों हम एक ही एग्जांपल में चेक कर लेते हैं। एंड दिस इज एनालिटिसिटी एट एनी सेट, ये ओपन सेट नहीं है, दिस इज एनी सेट, दिस इज इन जनरल नॉट ओपन सेट। जान के हमने नॉट ओपन सेट लिए ताकि हम पता लगे कि बिना ओपन सेट पे भी हम डिफरेंशियबिलिटी, एनालिटिसिटी या लिमिट की बात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उससे बड़े किसी ओपन सेट की चर्चा करते हैं। करें चेक, सब तैयार हैं? एक एग्जांपल मैं करा रही हूँ, उसके बाद क्वेश्चन दिया जाएगा, तो क्वेश्चन के लिए तैयार है ना? फिर सही है, बढ़िया। बताओ फिर, अब हमें मालूम है, पहले हमें मालूम है कि पॉलिनॉमियल फंक्शन है, ज़बरदस्त डिफरेंशिएबल है, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे डिफरेंशिएबल है। तो ऑफ कोर्स इस पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल होगा, इस ओपन सेट पे भी डिफरेंशिएबल होगा, और इस जो ये है ये बेसिकली सारे nth रूट ऑफ यूनिटीज़ हैं, इसके ऊपर भी डिफरेंशिएबल होएगा, ठीक है ना। तो इन सब जगह डिफरेंशिएबल होगा ही, पर हमें चेकिंग करनी सीखनी है। तो पहले करते हैं z नॉट इक्वल टू 1 प्लस आयोटा पे। तो एनालिटिसिटी एट अ पॉइंट कैसे चेक करनी है, हमें z नॉट का कोई नेबरहुड बना के देखना है। तो z नॉट इक्वल टू 1 प्लस आयोटा प्लेन पे कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा। 1 प्लस आयोटा यानी कि x पे 1, यहाँ पे भी 1, ये पॉइंट होएगा 1 प्लस आयोटा 1,1, है ना, यही पॉइंट है अपना। तो ये अपना पॉइंट है z नॉट, इसको हम अलजेब्राइक फॉर्म में 1 प्लस आयोटा भी सोच सकते हैं, अदरवाइज सोच लो 1,1, ये पॉइंट है अपना। इसके आसपास कोई ओपन सेट बना लो, तो हमने मान लो कोई ओपन सेट बना ली, एक ओपन बॉल बना ली इसके आसपास। अब हम कब कहेंगे कि एफ जेड जो है इस जेड नॉट पे एनालिटिक कब होगा, जब वो इस ओपन सेट के हर पॉइंट पे क्या हो जाए, डिफरेंशिएबल हो जाए। हमें मालूम है पॉलिनॉमियल फंक्शन है और जेड नॉट पे डिफरेंशिएबल है, और उसके हर पॉइंट पे, इस ओपन सेट के हर पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल है। पक्का अच्छे तरीके से है ये बात? तो चुपचाप फर्स्ट पॉइंट को टिक कर दो कि हाँ इस पे डिफरेंशिएबल है, क्योंकि इस पे एनालिटिक है, क्योंकि इस पॉइंट के नेबरहुड के हर पॉइंट पे फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि एफ जेड इज
analytic at z0 because it is differentiable at all the points in the neighborhood of z0. चलेगा? अब चेक करते हैं एनालिटिसिटी एट दिस ओपन सेट मॉड z इज लेस देन 1. ये ओपन सेट बनाते हैं. हमें चेक करना है कि अपना जो फंक्शन है z³ + 1 ये एनालिटिक है एक ओपन सेट पर या नहीं. ओपन सेट के अपने पास वो बनाते हैं. तो ओपन सेट के अपने पास ये ओपन सेट है. यूनिट रेडियस वाली बॉल ले ली हमने. मॉड z इज लेस देन 1 ये वाली बॉल को कहते हैं. यानी कि बेसिकली ऐसी बॉल जिसका जो मॉडुलस है, जिसके अंदर सारे वो कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करें, जिनका रेडियस जिसका जो मॉडुलस हमेशा 1 से कम है, तो यूनिट रेडियस की बॉल का काम होता है. ठीक है ना? तो हमने यूनिट रेडियस की बॉल ले ली. इसके अंदर के जितने भी पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स, ये जो पूरा रीजन है जो इसके अंदर है, इसको दिस इज डिनोटेड बाय मॉड z इज लेस देन 1. इसे कहते हैं ओपन बॉल ऑफ यूनिट रेडियस. ओपन बॉल ऑफ यूनिट रेडियस ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है. इसको दिखाने का एक और तरीका होता है. तो हमने अभी सेकेंड पार्ट सॉल्व करें. इसमें हमने लेके चला है s इज इक्वल टू ऑल दोज कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉडुलस ऑफ z इज लेस देन 1, है ना? तो इसमें हमने क्या लेके चला है, वो सारे पॉइंट्स जिनका मॉडुलस जो है लेस देन 1 है. अभी इस z को हम ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. इसका मॉडुलस क्या होता है? इसका मॉडुलस होता है r. तो r इज़ लेस देन 1. तो ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है. सही है बात. ऐसा भी सोच सकते हैं कि लेस देन 1 अगर आता जाए उनका पोलर रेडियस, तो ऐसे वाले पॉइंट्स इसमें आते जाएंगे. अब हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन है वो इस ओपन रीजन पे, ये वाला पूरा का पूरा सेट है, इस पर डिफरेंशिएबल, इस पर एनालिटिक हो. तो इस पर एनालिटिसिटी कैसे चेक करेंगे? इसके हर पॉइंट पे फर्दर एनालिटिसिटी चेक करेंगे. तो इस सर्कल को ऐसे मैग्नीफाई करके दिमाग में सोचो. इसका कोई पॉइंट उठा लो रैंडमली. मान लो आपने ये पॉइंट उठा लिया. अब इस पॉइंट पे देखो कि क्या फंक्शन एनालिटिक है. इस पॉइंट पे एनालिटिक कैसे होएगा? इस पॉइंट के आसपास एक छोटी बॉल बनाओ. अब देखो क्या इस बॉल के हर एक पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है. तो हमें मालूम है ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है. ये अगर इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, मान लो ये कोई पॉइंट है z1, तो इसके जो नेबरहुड है उसके हर एक पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा. ऐसी कोई और यहाँ से उठा लो पॉइंट, z2 उठा लिया हमने. z2 के आसपास दोबारा से एक ओपन बॉल बनाओ, उसके हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो. अच्छा, z2 के भी हर एक z2 के नेबरहुड के भी हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है. ऐसे ही z3 बनाओ. करते करते ऐसे इस ओपन सेट के सारे पॉइंट्स को उठाते जाओ, उनके आसपास ओपन बॉल बनाते जाओ, उस ओपन बॉल के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते जाओ और देखते जाओ कि डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करी है. ऐसे करते जाओ, आप देखोगे करती जाएगी हर बारी, क्योंकि पॉलिनॉमियल फंक्शन है. इसकी डिफरेंशिएबिलिटी कहीं फेल करने का नाम ले ही नहीं सकती. देयरफॉर after all the checking we conclude that f of z is differentiable at our open set S, at given open set S. ठीक है. अब तीसरा पार्ट देखते हैं. तीसरा है, इसमें क्या है, रैंडम पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी हैं. अगर आपने nth रूट ऑफ यूनिटी वाली वीडियो हमने बनाई है, पढ़ चुके हैं, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं टॉपिक पिछले कुछ 5-10 वीडियो छोड़कर उससे पहले वाली वीडियो में. तो उसमें हमने देखा था कि nth रूट ऑफ यूनिटी जो है वो सारे सर्कल के पॉइंट्स बन जाते हैं. यूनिट रेडियस का सर्कल बना दो, उसके ऊपर लाई करने वाले पॉइंट्स बन जाते हैं. ठीक है. तो मान लो कोई सर्कल है यूनिट रेडियस का, तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं लाई कर रहे होंगे. पूरा सर्कल नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ लाई कर रहे होंगे. एक मिनट रुको, थोड़ा सा दोबारा बनाते हैं. अच्छा सा को बताते हैं कैसा दिखाई देगा. ठीक है. तो मान लो ये कोई सर्कल है यूनिट रेडियस का. अब पॉइंट्स कैसे होंगे ना, सारा सर्कल नहीं कवर होगा. कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे रह रहे होंगे, पूरा सर्कल नहीं बना है. ये जो सेट है आप देखो, अंदर के पॉइंट्स भी नहीं आ रहे हैं इसमें. सिर्फ जो ये जो सर्कल है ना, लाइन है, ये जो आउटर सर्कमफ्रेंस है सर्कल की, इसके ऊपर लाई करे होंगे पॉइंट्स. तो जितने भी nth रूट्स ऑफ यूनिटी वो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर ऐसे कहीं लाई करे होंगे रैंडमली दूर दूर.
हमें ज़्यादा गैप दिखाई नहीं देगा क्योंकि इन्फिनाइट पॉइंट्स हैं, तो हमें लगेगा लगभग लगभग सर्कल बन गए, पर पूरा सर्कल नहीं कंप्लीट होगा, कुछ पॉइंट्स बीच में छूट रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से nth रूट्स ऑफ यूनिटी हमें मिलते जाएंगे। ठीक है, मिलते जाएंगे और हो सकता है पूरा सर्कल ऑलमोस्ट लगभग कवर हो भी रहा है, लगभग देखा जाए तो इस तरीके से पॉइंट्स बनते गए। तो अब मान लो कि पूरा सर्कल भी बना लिया इसने, तो भी ये ओपन सेट नहीं है, ये बेसिकली क्लोज सेट का एग्जाम्पल है, दिस इज नॉट एन ओपन सेट। अब ये एस सेट है अपना, एस सेट क्या है, वो सारे z जो कि nth रूट ऑफ यूनिटी बनते हैं किसी भी n के लिए। हेलो सोनम, कैसे हैं आप? फॉर एनी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, दिस इज नॉट एन ओपन सेट, सबको दिख रहा है, ये बेसिकली क्लोज सेट जैसा काम कर रहा है, ये ओपन सेट नहीं है, तो ओपन सेट तो नहीं है। पर अब हमें इस पे चेक करनी है इसकी एनालिटिसिटी फंक्शन की, कौन से फंक्शन की, टू चेक एनालिटिसिटी ऑफ द फंक्शन, क्या गिवन था, z3+1, टू चेक एनालिटिसिटी ऑफ fz is equal to z3+1 at this given point given set S। कैसे चेक करना है, डेफिनेशन पे जाओ, अगर ओपन सेट ना हो, अपने पास जो गिवन सेट है वो ओपन सेट ना हो या फिर एक पॉइंट भी ना हो, तो क्या करते हैं, तो उस सेट को कंटेन करने वाला कोई ओपन सेट कंसिडर करते हैं। तो कोई ऐसा ओपन सेट कंसिडर कर लो जो इस सेट को कंटेन कर रहा हो, रैंडमली भी कोई कर सकते हैं। ये देखो, मैंने कोई भी ऐसा सा स्ट्रक्चर बना दिया, इस स्ट्रक्चर के अंदर ये सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, अब इसको ओपन सेट बनाना है। ओपन सेट कैसे बनाना है, इसकी बाउंड्री इंक्लूड मत करो, तो इसकी बाउंड्री इंक्लूड मत करो। दिस रेड स्ट्रक्चर, दिस रेड रीजन विदाउट इट्स बाउंड्री इज एन ओपन सेट इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये जो ओपन सेट है ये पूरा का पूरा अपने गिवन सेट एस को कंटेन कर रहा है। इस सेट का नाम, इस रीजन का नाम आर रख दो, दिस आर इज एन ओपन रीजन, तो कंसिडर या ड्रॉ आर, इट इज एन ओपन सेट in the plane of complex numbers which contains our given set S। अब हमने S को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट कंसिडर कर लिया। अब वापस से सेम काम करना है जो हमने ओपन सेट पे किया था। क्या करना है, अब इस ओपन सेट के हर एक पॉइंट पे, यानी कि इस पे हर पॉइंट को उठाते जाओ, उस पॉइंट के आसपास एक बॉल बनाओ, उस बॉल पे चेक करो कि क्या हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर है तो ऐसे करते रहो चेक, इस पे भी हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, इस पे भी हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो हर इस रीजन के हर पॉइंट के हर नेबरहुड पे, है ना, हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल फंक्शन अगर मिलता है, ऐसे सारे पॉइंट्स पे चेकिंग कर लो। जब आपकी सारे पॉइंट्स कवर हो जाएं और आप देखो सब पे डिफरेंशिएबल है, तो फिर आप बिंदास कंक्लूड कर सकते हो कि हाँ, आफ्टर चेकिंग, क्योंकि हमें मालूम है पॉलिनोमियल फंक्शन है और पक्का ऐसा होगा कि हमें हर पॉइंट पे डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, तो वी कंक्लूड दैट दिस इज एनालिटिसिटी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, इट इज एनालिटिक एट द गिवन सेट एस। क्या सबको तीनों सेट्स पर डेफिनेशन जो है अप्लाई करनी, सोचनी आई, कैसे सोचनी है, सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर आ गया तो फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छे से आ गए, अच्छी बात है, तो फिर क्वेश्चन टाइम अगर अच्छे से आ गया समझ तो। Cauchy-Riemann equations hold for which of the following complex valued functions as specified in the corresponding regions mentioned। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपको नीचे कुछ फंक्शंस गिवन है, अभी जो मैं दूंगी, उन फंक्शंस में से कौन कौन से फंक्शन है जिनकी कॉची में इक्वेशन सेटिस्फाई होगी
और कॉची-मीन इक्वेशन के लिए कोई पॉइंट होना चाहिए, तो आपको पॉइंट की जगह सेट दे रहा है और सेट आपके कहाँ पे फंक्शन के सामने लिखा होगा। तो आपको बताना है कौन से फंक्शंस कॉरेस्पॉन्डिंग सेट्स पर जो है वहाँ पे उनकी कॉची-मीन इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। तो हमने अभी थ्योरम पढ़ी थी कॉची-मीन इक्वेशन से रिलेटेड, उस थ्योरम को यूज़ करना है। अभी कंसेप्ट पढ़ा था जो एनालिटिसिटी का, उसको यूज़ करना है। और एनालिटिसिटी डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड होती है, डिफरेंशिएबिलिटी कॉची-मीन इक्वेशन से। तो आपको 3-4 कंसेप्ट मिक्स करके हमने इस कंसेप्ट को दिया है, आपको यूज़ करना है। चलेगा? अच्छी बात। तो पहला काम है आपका, पहला फंक्शन आपको देते हैं एफ जेड इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड, एंड आपका गिवन सेट एस है z such that z belongs to complex number। अगला फंक्शन है f of z is equal to तीसरा है f of z is equal to p of z is a polynomial in z for z iota, एंड चौथा है एफ जेड इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू चलो, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपको दिमाग लगा के करना है। अभी हमने जो पढ़ा है उसके रिलेटेड इस पर दिमाग लग रहा है, एंड क्योंकि मेरे को लगता है इस क्वेश्चन में आपका दिमाग अच्छे से खर्च हो जाएगा, तो हम इस क्वेश्चन के बाद फिर जो आगे का काम है सफिशिएंट कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी और जो हार्मोनिक फंक्शन के जो बारे में बात करनी बची है उसे कल कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का जवाब दें। तो दिस इज प्रॉब्ली द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। बताएं जिनको आज की वीडियो अच्छे समझ में आ गई वो इस क्वेश्चन को कर पाएंगे अच्छे से। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन जिसको समझ नहीं आया बता दें, मैं दोबारा समझा दूंगी। सबको क्वेश्चन समझ में आ गए? कूल बॉय ने कहा व्हाट्सएप डाउन है मैम, इंस्टा भी नहीं चल रहा, बस यूट्यूब चल रहा है। अच्छी बात है, फिलहाल तो यूट्यूब चलने की ज़रूरत है। चुपचाप वीडियो देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद पक्का सब चल जाएगा। तो पहला आंसर अपने पास आया, सूरज ने दिया है ABC। ओके, अगला आंसर निशी ने दिया है ACD। बाकी जनता का क्या कहना है? कूल बॉय का कहना है ABCD। सब लोग अपने आंसर्स के रीजन बताएं। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया सबको? चलो क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कॉची-मीन इक्वेशन कौन से फंक्शन के लिए होल्ड करेगी और कौन से रीजन में। अब हमने थ्योरम पढ़ी कि कॉची-मीन इक्वेशन किसके लिए होल्ड करती है? उन फंक्शन के उन पॉइंट्स पर होल्ड करती है जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। तो अगर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है वो Z0 पे डिफरेंशिएबल है तो Z0 पे कॉची-मीन इक्वेशन होल्ड करेगी, प्रोवाइडेड कि फंक्शन के जो कंपोनेंट्स हैं u और v उसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, तो बेसिकली डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन के बारे में बात करिए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है और उसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं तो पक्का कॉची-मीन इक्वेशन होल्ड कर जाएंगी। और कौन से रीजन में करेंगी? जिस पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अच्छा, अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर और उसके नेबरहुड के भी बाकी पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल है तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं? एनालिटिक कहते हैं। तो बेसिकली एनालिटिक फंक्शन अगर कोई है तो उसको गिवन रीजन में
कॉची-रीमन इक्वेशंस होल्ड करेंगी, बिल्कुल करेंगी। तो बेसिकली एनालिटिसिटी को, कॉची-रीमन इक्वेशन को, डिफरेंशियबिलिटी को, सबको कंबाइन कर दिया इस क्वेश्चन ने, ठीक है। तो सूरज का आंसर ABC, निशिका ACD, कूल बॉय का ABCD, मनीषा जी का कहना है ACD एंड काली का कहना है ACD। बी ने क्या गुनाह कर दिया बताएं? जो लोग बी को नहीं चूज करें बताएं क्या रीजन है बी को ना चूज करने का? चलो देखते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव या ऑल ऑफ दी गिवन फॉलोइंग। ABCD सारे फंक्शन ज़बरदस्त डिफरेंशिएबल हैं और गिवन रीजन्स पे बिल्कुल अच्छे से डिफरेंशिएबल हैं, इसलिए उनके गिवन रीजन्स पे जो पॉइंट्स हैं उस पर क्या होगा, उनकी कॉची-रीमन इक्वेशंस होल्ड करेंगे। बेसिकली डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं एक फंक्शन जिसको कहते हैं एंटायर फंक्शन। आगे मतलब इस क्वेश्चन को आगे डिस्कस करने से पहले एंटायर फंक्शन कौन होते हैं जी, कोई बताना चाहेगा? नाम में इसका डेफिनेशन छुपी है, एंटायर। ऐसे फंक्शन जो एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक हो जाए उसे एंटायर फंक्शन कहते हैं। तो f फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर या कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है इज सेड टू बी एंटायर फंक्शन। कब कहते हैं? इफ इट इज एनालिटिक एट ऑल z बिलोंगिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे एनालिटिक हो जाए तो उसे हम कह देते हैं एंटायर फंक्शन। बिल्कुल कूल बॉय आपने सही बताया। अब देखो यहाँ पे कुछ फंक्शन गिवन है, तो जो तो ये एंटायर फंक्शन है, ये देखो कौन लोग हैं? अरे बुद्धू बना के कॉन्स्टेंट फंक्शन लिखा हुआ है। K1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, K2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, K2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करके K1 ऐड कर दो, फिर भी तो कोई कॉन्स्टेंट फंक्शन रहा। तो ये तो कॉन्स्टेंट फंक्शन लिखने का बिल्कुल ही ऐसे तरीका है, बुद्धू बनाने की कोशिश करेगा, ये बने तो नहीं ना आप लोग। पक्की बात है। अब कांस्टेंट फंक्शन हम सबको मालूम है किसी भी दुनिया में हर जगह डिफरेंशिएबल होता है, तो ये एंटायर फंक्शन है। अब जो फंक्शन एंटायर है वो तो डिफरेंशिएबल हो गई। अब देखो नीचे देखो एस सेट कितना गजब तरीके से लिखा है, डी पार्ट कितने गजब तरीके से लिखा है। वहां पे लिखा है डी पार्ट, देखो जेड वो वाले कौन से सेट पे चेक करना है, वो सेट पे जहाँ पे जो मॉडुलस ऑफ जेड है वो आर पॉजिटिव आ जाए। मॉडुलस ऑफ जेड कोई पॉजिटिव रियल नंबर आए, अरे भाई मॉडुलस ऑफ जेड तो हमेशा कोई पॉजिटिव रियल नंबर ही आता है। तो ये फिर से बुद्धू बनाने के तरीके से पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है ऐसे लिखा गया। मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव आता है, मॉडुलस ऑफ जेड हमेशा आर पॉजिटिव में आएगा, बस इसमें से जीरो हटा दिया इन्होंने, क्योंकि वो क्या होता है आर पॉजिटिव के साथ जीरो भी हटाना पड़ेगा, तो बेसिकली सी माइनस जीरो कह दिया। अब जो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे डिफरेंशिएबल है और उसकी वहाँ पे कॉफिशिएंट इक्वेशंस होल्ड कर जाएंगी, तो क्या सी माइनस जीरो पे नहीं करेंगी कॉफिशिएंट इक्वेशंस होल्ड? करेंगे, बिल्कुल करेंगी, तो कर जाएंगी जी, ठीक है, सब बढ़िया है। तो डी पार्ट एकदम सही है। ऐसे ही ए पार्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि ए पार्ट एंटायर फंक्शन है, जबरदस्त एंटायर फंक्शन है, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे डिफरेंशिएबल है, तो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक है, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे इसकी कॉची-रीमन इक्वेशंस होल्ड कर जाएंगी। अब है पॉलिनॉमियल फंक्शन, फिर से जबरदस्त एंटायर फंक्शन। तीन तो अपने एंटायर फंक्शन थे, तो इतना आसान क्वेश्चन इसके हिसाब से बन जाता है। ये भी एंटायर फंक्शन है, ये भी एंटायर फंक्शन है, और पॉलिनॉमियल फंक्शन भी एंटायर फंक्शन होते हैं, वो भी पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे डिफरेंशिएबल होते हैं। अब यहाँ पे सेट क्या दे दिया? गॉसियन इंटीजर्स, जानते हो आप इसको? जेड आयोटा, सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर्स जान के दिया ताकि आप लोग घूम जाओ कि जेड आयोटा पे कैसे बात कर ली। अरे आपको एनालिटिसिटी सिखाई ना, तो अगर जो गिवन सेट है वो ओपन सेट ना हो तो भी हम उसकी एनालिटिसिटी की बात कर सकते हैं। पहले बताओ जेड आयोटा में कौन से पॉइंट्स आते हैं इस टाइप के? मैम ए प्लस बी आ रहे हैं इंटीजर से, तो आप देखोगे जेड आयोटा कैसा सेट है, ओपन सेट नहीं है। अब इस पे एनालिटिसिटी हम कैसे डिस्कस करें मैम? तो कैसे डिस्कस करें? कोई ऐसा ओपन सेट ले लो जो कि जेड आयोटा को कंटेन कर जाए। एक जबरदस्त आपको ओपन सेट पता है जो जेड आयोटा को कंटेन करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज ओपन इन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वो जेड आयोटा को कंटेन करता है। अब पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्योंकि डिफरेंशिएबल होता है पॉलिनॉमियल फंक्शन, तो इसलिए वी कंक्लूड कि वो जेड आयोटा पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा, क्योंकि एनालिटिसिटी की डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि अगर कोई नॉन ओपन सेट है उस पर एनालिटिसिटी कैसे चेक करते हैं?
एनालिटिसिटी चेक कर लो उसको कंटेन करने वाले उससे बड़े कोई ओपन सेट पे। हमने ऐसा कर लिया। ठीक है, आगे समझ। अब बच गया बी पार्ट। बी पार्ट एंटायर फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट है जहां पे इसकी डिफरेंशियबिलिटी गड़बड़ करती है, वो है 1। 1 के अलावा बाकी सब जगह सही काम करेगी। तो हमने 1 को रीजन में लिया नहीं, हमने रीजन ले लिया 1 से छोटा यूनिट रेडियस ओपन सर्कल ले लिया, है ना, जो भी हमने ओपन बॉल कंसिडर की थी यूनिट रेडियस की। इसमें 1 मॉडुलस वाला कुछ आएगा ही नहीं, तो 1 भी नहीं आएगा। 1 पे तो दिक्कत थी, 1 को हमने नहीं लिया, 1 के बिना बाकी सब जगह फंक्शन जबरदस्त डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो ये भी डिफरेंशिएबल है, और जहां जहां डिफरेंशिएबल वहां पे क्वेश्चन इक्वेशंस होल्ड करेंगे। अच्छे समझ में आ गया पक्का? इसको अब आपको क्या करना है, आपका होमवर्क क्या है, इन चारों फंक्शंस पे 3 तरीके सिखाएं। तो पहले डेफिनेशन से डिफरेंशिएशन निकाल के देखें, दूसरा काम क्या करें, डेफिनेशन लगाने के बाद हो गया जो फॉर्मूला है उससे, और तीसरा काम क्या करें, तीसरा काम करें क्वेश्चन इक्वेशन से इनका डेरिवेटिव निकाल के देखें। इससे क्या होगा, आज के तीनों कंसेप्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड काली आप पूछ भी रहे थे, अगर आप ऐसे एग्जाम्पल्स पे एक बार कंसेप्ट उसी वक्त प्रैक्टिस करके फिर किताब बंद करोगे तो कंसेप्ट को नहीं भूलोगे। अगर सिर्फ क्लास में सुनकर दोबारा एग्जाम्पल प्रैक्टिस नहीं करोगे तो याद नहीं रहने के चांसेस होते हैं। उसी वक्त तुरंत एग्जाम्पल चाह रहे हैं प्रैक्टिस करके बंद करो, रजिस्टर पक्का याद हो जाएंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है जी, चलें फिर करें वीडियो को खत्म। अब हो गई काफ़ी देर, तो सोते हैं, कल वापस इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। एनालिटिक फंक्शंस और हार्मोनिक फंक्शन के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, मज़ा आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है? कोई फीडबैक है वीडियो से रिलेटेड? लॉग जेड पे बिल्कुल आएंगे, कूल बॉय आएंगे, टाइम दे। लॉगरिथम के ऊपर अलग से सारी चर्चा करेंगे। मैं यहाँ पे साइन, कॉस और लॉग जानबूझ के नहीं दे रही हूँ, और हाइपरबोलिक फंक्शंस, क्योंकि उनके लिए अलग अलग एक वीडियो आएगी। साइन जेड के लिए अलग वीडियो, एक्सपोनेंशियल जेड के लिए अलग वीडियो, ठीक है ना। तो मैं इंटेंशनली वो फंक्शंस यहाँ पे नहीं दे रही हूँ। आपको लग रहा होगा उसकी बात क्यों नहीं करी जा रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंटेंशनली उनकी बात नहीं करी जा रही है, बिल्कुल करेंगे उनके बारे में बात। अब जाने से पहले एक लाइफ लॉजिकल लेसन रह गया जो हमें काली हर बार याद दिला देते हैं, अगर मैं भूल भी जाऊँ। थैंक यू काली। तो आज का लाइफ लॉजिकल लेसन क्या है? कल जो आपको कहा था सब किस किसने प्रैक्टिस करा, कल एक लेसन कहा गया था, एक काम कहा गया था आपको, किस किसने ऐसा किया कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ना है, बात करें तो सिर्फ बात कर रहे हैं, खाना खाएं तो सिर्फ खाना खा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। कोई कर रहा है ऐसा? एक बार में ऐसा नहीं होगा। कल से किसने प्रैक्टिस करना स्टार्ट करा है ऐसा? काली आपने किया, बाकी जनता? तो लाइफ लॉजिकल लेसन क्या है? हम कुछ ऐसा, अभी मैथ्स तो बहुत सीख ली, कुछ ऐसा भी सीख के जाते हैं ना जो जिंदगी में काम आए और जिंदगी में अच्छा हो, हमें एक अच्छा, अपने अंदर से अच्छा इंसान ढूंढने में मदद करे। ठीक है, तो एक बहुत जबरदस्त बात आपको सिखाई जाती है, ऑनेस्टी। सुना तो आप सबने होगा, पर मैं आपको बताऊंगी किस लेवल तक इस ऑनेस्टी को प्रैक्टिस करना है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सुना है सबने? बहुत बार सुना होगा, मैंने तो स्कूल में बहुत ज़्यादा सुना था। असेंबली में जब कोट्स पढ़े जाते थे तो ये कोट ना, मैं मेरे को बहुत कोट्स पसंद थे, मैं बोर्ड पे रोज़ सुबह लिखती थी कोट, और असेंबली में पढ़े जाते थे तो हम डिसाइड करके आते थे कोई। ठीक है, तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब आप बोलोगे मैम ऑनेस्टी यानी कि सच बोलना, हम ज़्यादातर सच ही बोलते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों पर झूठ बोल देते हैं। अब ऑनेस्टी आपको किस लेवल तक प्रैक्टिस करनी है? स्टार्ट फ्रॉम बीइंग ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। किसी और से तो बाद में, सबसे पहले जो हम नहीं करते हैं ना, सबसे कम हम ये करते हैं, खुद से ही झूठ बोलते रहते हैं। स्टार्ट फ्रॉम बीइंग 100% ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। खुद से सच बोलना स्टार्ट करो यार। हम थके होते हैं तो हम बोलते हैं नहीं नहीं ये भी हो जाएगा, या फिर नहीं थके होते हम बोलते हैं नहीं आलस आ रहा है, थक गए, मतलब पता नहीं कुछ भी दुनिया जान के झूठ हम खुद से बोलते हैं, खुद से झूठ बोलते रहते हैं। हम कुछ प्रॉमिस करते हैं पर उसको खुद नहीं निभाते। अपने आप से सच बोलना स्टार्ट करो। सबसे पहला है बी 100% ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। सेकेंड, उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है? अगर तुम कोई भी एक्ट करते हो या अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करो। स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट यू डू। स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस, ऑफ योर लाइफ सर्कमस्टांसेस। ऐसा मत बोलो कि जो भी हो रहा है मेरे को तो कुछ नहीं पता, किस्मत का खेल है, या जो भी हो गया, या फिर मेरे साथ किसी ने कुछ गलत किया, या ऐसे करके। स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस, एंड भगवान की दया से कोई गलती अगर हो जाए तो उसको एक्सेप्ट करना सीखो। कितनी भी बड़ी हो, एक्सेप्ट करना सीखो।
कूल बॉय ने कहा मैम ऑनेस्टी के चक्कर में दुनिया जीने नहीं देगी। देखो ऐसा है, आपको एक बात और बताती हूँ, अगर दुनिया जीने नहीं देगी की बात है ना, एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, बिल्कुल छोटी सी। एक बार ना एक अंकल और उनका एक बेटा है ना, ऐसे दो लोग हैं ना, ये क्या कहते हैं, ये एक रेगिस्तान से गुजर रहे होते हैं एक ऊँट के ऊपर। दोनों जने एक ऊँट के ऊपर बैठ के जा रहे होते हैं। दूर से ना 4 लोग उनको देख रहे होते हैं। वो 4 लोग पता है ना, दुनिया में 4 लोग, वो 4 लोग जो हमेशा आपको जीने नहीं देते हैं। तो 4 लोग दूर से देख रहे होते हैं, क्या बोलते हैं, यार देखना कैसे माँ बाप, कैसे बेटा और बाप हैं, दोनों लोग उसके ऊपर बैठ के जा रहे हैं, बेचारा ऊँट गर्मी में चल रहा है। तो वो लोग उसकी बात सुन लेते हैं, तो दोनों लोग ना नीचे उतर जाते हैं, कहते हैं चलो उतर पैदल चल लेते हैं। फिर थोड़ी देर पे फिर कोई 4 लोग उन्हें देख लेते हैं। फिर वो 4 लोग क्या बोलते हैं, वो 4 लोग बोलते हैं देखना कैसे लोग हैं, ऊँट खाली जा रहा है, ऊँट को लेके इतनी गर्मी में चल रहे हैं, दोनों के दोनों नालायक हैं, नीचे चल रहे हैं। फिर उनको लगता है दोनों नीचे चल रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं, एक जना बैठ जाता है, पापा बैठ जाते हैं, बेटा नीचे चलता रहता है। फिर वो 4 लोग देखते हैं उनको, कहते देखना कैसे बुद्धू से बापू हैं इनके, जो अपने बच्चे को नीचे चला रहे हैं इतनी गर्मी में और खुद तो बैठे हुए हैं आराम से। फिर बापू जी नीचे उतर जाते हैं और बेटे को बिठा देते हैं। फिर वो 4 लोग देखते हैं और क्या बोलते हैं, देखना कैसा बेशरम बेटा है, बापू इस उम्र में चल रहा है पैदल इतनी भरी गर्मी में, और देखो बेटा मज़े में बैठ के आराम से जा रहा है। आपने देखा, इसके अलावा कोई 4 पॉसिबिलिटी और कोई पॉसिबिलिटी है? मैथ्स के स्टूडेंट तो आप, तो ये तो 4 पॉसिबिलिटी थी। चारों पॉसिबिलिटी पे दुनिया ने जज कर लिया ना, आपने देखा कितना बढ़िया बढ़िया जज करा। तो दुनिया तो एनी हाउ जीने नहीं देगी, तो आपको चूज करना है कि आपको जीना है कि नहीं जीना है। और दुनिया जीने देती है, ये हमारी मिथ है। अब देखो दुनिया का एक मिरर है, वो मिरर चारों तरीके से आपको मिरर कभी जज नहीं करता, वो सच्चाई दिखा देता है। उसके बाद जो लोग हैं उसके आगे वो थोड़ा कमेंट ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब लोग तो हर सिचुएशन में कमेंट कर सकते हैं, ये बहुत जबरदस्त बात है, ठीक है। तो मतलब लोग तो कुछ ना कुछ कह देंगे, पर आप अपने दिल की बात सुनने की हिम्मत रखो और अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की हिम्मत रखो, अपने आप से ऑनेस्ट होने की हिम्मत रखो, और फिर धीरे धीरे ये ऑनेस्टी को सब जगह लाओ। अगर कोई बात है उसको सीधा ऑनेस्टली कह दो। मेरे 2 दोस्त हैं, मैंने जिनसे बहुत ज़्यादा सीखी है, मतलब उनके नाम भी ले लेती हूँ, अभिषेक, बनी, जिसको मैं कहती हूँ, मेरे बहुत पक्के दोस्त। 5 पक्के दोस्त हैं मेरे ज़िंदगी में, 5 फिंगर्स, 5 पक्के दोस्त। एंड उनमें से 2 पक्के दोस्त हैं, अक्षिति और अभिषेक। एंड इन दोनों से मैंने सीखा है, बनी और अक्षिति से, कि बहुत ज़्यादा सच बोलो, जितना बोल सकते हो। एंड कोई भी गलती करके हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई भी गलती करके, क्योंकि गलती एक एक्सपीरियंस होता है, एक लर्निंग लेसन होता है। जब तुमसे हो गया तो मैं एक्सेप्ट कर सकते हो, डर किस बात का है। तो अपने एक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करो, खुद से हद सच बोलना स्टार्ट करो। तुम देखोगे ना, एक बार तो लगेगा, जैसे सूरज कह रहे हैं बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ती है। देखो ऐसा है, कीमत पता है क्या होती है? अब एक बात बताओ, डायमंड्स और गोल्ड क्या एक्सपेंसिव नहीं होते? होते हैं, पर फिर उनका मज़ा भी तो उतना होता है। फिर आपको डायमंड और गोल्ड को यूज़ करके उतना अच्छा लगेगा, आपको अच्छी फीलिंग आएगी। ये कुछ भी डायमंड गोल्ड क्यों, अच्छे कपड़े क्या महंगे नहीं होते हैं? मॉल से लोगे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के, ज़्यादा सुंदर देखेंगे, फीलिंग भी ज़्यादा अच्छी आएगी, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके खरीद के लाए हो। पर फिर वही बात है, प्राइस तो ज़्यादा देना पड़ेगा। अच्छे परफ्यूम अगर आप लोगे, है ना, ऐसे जो आते हैं जैसे रशिया के, अरब के, बहुत अच्छे परफ्यूम होते हैं। आप कहीं से भी अच्छी जगह से परफ्यूम जो हैं, इत्र बेसिकली वो जो होते हैं एसेंस, प्योर एसेंस आप खरीद रहे हो, तो वो जो नॉर्मल डीओ हैं उससे बहुत बेटर होते हैं। पर क्या होता है ना, उनकी वैल्यू, उनकी खुशबू उतना लॉन्ग लास्टिंग होती है। ड्यू की वैल्यू, ड्यू कितना देर चलता है, 2-3-4 घंटे। वो जो इत्र होते हैं, जैसे हम थोड़ी देर पहले हम गए थे एक जगह पे और देख रहे थे इत्र, तो उन्होंने कहा कि 3 दिन तक नहीं जाएगा, और कपड़े धोने के बाद भी आपके कपड़ों के ऊपर से इसकी खुशबू नहीं जाएगी 2-3 वॉश तक। बताओ, हद है, इतनी टेस्ट एसेंस, इतनी स्ट्रॉन्ग एसेंस। तो फिर प्राइस तो बढ़ेगा, ऑनेस्टी का प्राइस होता है, बात आपने सही कही, सूरज, प्राइस होता है, पर दैट प्राइस इज वर्थ इट। उसकी कीमत वसूल होगी। आपको सच बोल के ना ज़िंदगी में बहुत सुकून फील होगा, ऐसे लगेगा इतना बड़ा बोझ हल्का हो गया, बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया, अच्छा लगेगा बहुत। ऐसा लगेगा सर पे कोई बहुत बड़ा सा बोझ था, खामखा घुटनों में दर्द करा था, पीठ में दर्द करा था, सिर पे लेके घूम रहे थे, अब हल्का हो गया। एंड मैं स्पेशली गलती एक्सेप्ट करने की बात कर रही हूँ। गलती एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपनी गलती एक्सेप्ट करना और खुद को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करना, बस इतना कर लो, ज़िंदगी में सब सेट होने लग जाएगा। और थोड़ा सा बॉलीवुड के इम्पैक्ट से बाहर आओ कूल बॉय, ठीक है। इस बात को याद रखें, कल मैंने आपको एक बात कही थी कि जो काम करें वही करें। तो कल लेसन एक बार रिपीट करते हैं कि अगर आप बात करें तो सिर्फ बात करें, मूवी देख रहे हैं तो सिर्फ मूवी देखें, सोच रहे हैं तो सिर्फ सोचें, खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाएं। तो अभी काली ने पूछा कि मैम सोचना कैसे रोक सकते हैं? सोचना रोक नहीं सकते,
पर एक बात बताओ, अपना कोई फेवरेट काम बताओ। जैसे आप जब वीडियो गेम खेल रहे होते हो तो आप वीडियो गेम ही खेल रहे होते हो ना। मेरे भाई का फेवरेट काम है जैसे वीडियो गेम एडिट करना, कंस्ट्रक्ट करना, उसको ऐसे शौक है कुछ डेवलपमेंट करना है ना, ऐसा कुछ एडिटिंग वगैरह, सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़। तो जब वो काम कर रहा होता है ना, आप उसके सामने नगाड़े बजा लो, ढोल बजा लो, हम खड़े होकर कुछ बोल रहे थे, उसे कुछ नहीं समझ में आता, सुनता ही नहीं लिटरली। ऐसा नहीं कि वो इग्नोर करता है, उसे सुनता नहीं है। फिर हमें हिलाना पड़ता है, वो बोलता है अच्छा आप कुछ कह रहे थे ऐसे करके। मेरा ऐसे ही है, मैं पेंटिंग जब कर रही होती हूँ या फिर मैं जब डायरी लिख रही होती हूँ या मैं जब बुक सुन रही होती हूँ, आप बाहर कुछ मर्जी करते रहो, शायद मेरा बिल्कुल ध्यान ही ना जाए, बिल्कुल ध्यान ना जाए। या मैं अभी लेक्चर ले रही हूँ, बाहर कुछ हो रहा है मुझे नहीं पता चल रहा, लेक्चर लेने के बाद एक छोटी छोटी बात भी मुझे फील होती है। तो अगर हम किसी चीज़ में इंग्रॉस्ड हैं, दिल लगा रखा है, तो अपने आप फालतू थॉट्स नहीं आएंगे। ठीक है काली? तो अगर आप कोई भी काम फुल एंग्रॉस होकर करेंगे ना, जो कल वाली बात आपको कही थी, पूरा टाइम मतलब खाना खाते हुए ना फील करोगे कितना ज़बरदस्त खाना है, खाने के बारे में सोचो, खाने को फील करो, एक एक बाइट को फील करो, हर बाइट को 32 बार च्यू करोगे इनके, मतलब ही नहीं कहीं और थॉट चला जाए। याद है बचपन में पढ़ा था साइंस की बुक में, जब हमने बैलेंस डाइट पढ़ा था, हमने पढ़ा था हर बाइट को 32 बार च्यू करना चाहिए, 32 टाइम्स। ऐसे करो, मतलब ही नहीं आपका ख्याल कहीं और चला जाए। तो वही है कि जो करो उसको अगर आप बहुत ध्यान से उसमें एंग्रॉस होके उसमें घुस कर काम को करोगे तो मतलब ही नहीं फालतू थॉट्स आए। ठीक है? तो मेरा ख्याल है आपको कल का लेसन भी समझ में आ गया और आज का भी। ठीक है, तो फिर इसको याद रखना और जाने की इजाज़त दें। काली कहना लेकिन ऐसा उसी चीज़ में होता है जिसमें इंटरेस्ट हो, वही तो सीखना है कि इंटरेस्ट सिर्फ एक दो चीज़ों में क्यों है, ज़िंदगी में इंटरेस्ट क्यों नहीं है आपका। यही तो कल के लेसन की इंपॉर्टेंट बात थी कि हम चलते वक्त गाने सुन रहे होते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारा गाने सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो हम आधा गाना सुन रहे हैं आधा चल रहे हैं। जब घर पे होते हैं, लेटे होते हैं, हमारा वॉक पे जाने का मन कर रहा होता है ना। ऐसे मतलब हम जो काम कर रहे होते हैं उस काम के वक्त हमें किसी और काम का मन कर रहा होता है और हम सारे काम हमेशा आधे आधे कर रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली ऐसा क्यों नहीं करते कि जो काम कर रहे हैं उसको ज़बरदस्ती मन लगा कर करें, क्योंकि इंटरेस्टिंग तो सारे काम ही होते हैं ना। तो नहाते वक्त सिर्फ नहाना करो, है ना। जैसे गाते गाते नहा लो ना, जिससे क्या होगा, नहाने में एंग्रॉस हो जाओ। खाते वक्त सिर्फ खाना करो, खाने के बारे में क्या करो, काउंट करने लग जाओ, एक बाइट, दूसरा च्यू, तीसरा च्यू। ठीक है? खाली बैठे और सोचना है तो सांसों पे ध्यान दो, सोचते रहो सोचते रहो, कोई और काम मत करो। वॉक करनी है तो सांसों पे ध्यान देते हुए वॉक करो। ठीक है? खाली एक और बेस्ट तरीका है, जो भी काम करो उसमें सांसों पे ध्यान देने लगो। जब भी आपको लगे फालतू थॉट्स आ रहे हैं, कम बैक टू योर ब्रीदिंग। जो भी, जैसे खाना खा रहे हो आपको लग रहा है फालतू इधर उधर ख्याल जा रहे हैं, तो सांसें पे ध्यान देने लग जाओ। ब्रेथ आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। ऐसे करके आपका एकदम सारे थॉट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर खाना दोबारा खाना शुरू कर दो। बिल्कुल काली, हर काम हर चीज़ में इंटरेस्ट लें, कोशिश करें। एक दिन में नहीं होगा पर धीरे धीरे होने लग जाएगा। ठीक है? और अब बहुत देर हो गई, चलो भागें यहाँ से सभी लोग। ठीक है, फिर आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, बाकी की बातें कल कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, एंड अगर बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर भी करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस ना करें। कूल बॉय कह रहे हैं आप मेडिटेशन के बारे में बता रहे हो, ब्रीदिंग पे फोकस करना और मेडिटेट करना अलग बातें हैं। मेडिटेशन का एक तरीका होता है कि ब्रीदिंग पे फोकस करके मेडिटेट करो। अदरवाइज लाइफ में कभी भी आपको लगे कोई परेशानी आ रही है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, एक जगह बैठ जाओ और सांसों पे ध्यान देने लग जाओ। ये क्या, ये तो कुछ नहीं है, ये एक एक्टिविटी है। अपनी सांसों पे या किसी भी चीज़ पे अगर आप ध्यान दोगे तो क्या होगा, दूसरी चीज़ से आपका ध्यान थोड़ी देर के लिए ब्रेक करेगा। तो आपको एक रूल बताती हूँ इंग्लिश का, अटैचमेंट कॉजेज डिटैचमेंट। आप कहोगे ये कैसी बात है? अगर आपको एक चीज से अटैचमेंट हो रखी है, एक थॉट है जो बार बार दिमाग में चले जा रहा है, उसको हटाना है, तो अटैच योर सेल्फ टू समथिंग एल्स। अपने आप यहाँ से इस थॉट से डिटैच हो जाओगे। हम उल्टा करते हैं, हम इस थॉट को बोलते हैं अरे निकल, अरे निकल, अरे निकल, वो और जोर से रहता है। किसी चीज को जा 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 बोलोगे नहीं जाएगा, किसी और चीज पे ध्यान देने लग जाओ, ये चीज का पता भी नहीं चलेगा। समझ रहे हो? चलो फिर अब आप लोग जाओ, जैसे मैं आपको जा जा बोल रही हूँ, लोग जा नहीं रहे हो आज। आप लोग मुझे बहुत पसंद हो, लव यू ऑल, टेक केयर। पर अब सोने का टाइम हो गया, भागो, लोग मेरा ऊपर वेट कर रहे हैं, मुझे ऊपर जाने का है, मेरे घर वाले वेट कर रहे हैं मेरा। सो टेक केयर, बाय बाय। आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अच्छी वीडियो होती है, आपसे डिस्कशन करके अच्छा लगता है। कल दोबारा मिलेंगे 9 बजे और फिर बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारा पढ़ेंगे। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।